ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करेंगे आज गुरखास एंड द ब्रिटिशर्स से लेके आज हमें पूरा फ्रीडम स्ट्रगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री देखनी है कि कहाँ कौन कौन चीफ कमिश्नर प्रोविंस में जो है, पहले चीफ कमिश्नर कौन बने थे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे। आज ये एक और आधे घंटे की जितने की भी वीडियो होगी हम पूरा जो है इसको पढ़ेंगे लेक्चर में। ठीक है, तो गुरखास एंड द ब्रिटिशर्स। गुरखास एंड ब्रिटिशर्स में कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि गुरखास जब आपके अर्की में सेटल हो गए थे उसके बाद से वो क्या कर रहे थे, अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। वो उन एरियाज में भी अपना एक्सपेंशन कर रहे थे जहां पे या तो ब्रिटिश का कंट्रोल था या ब्रिटिश का कोई अलायंस जैसे दोस्त हो गए, कोई भी पार्ट हो गया तो वो उनके तहत आता। तो उसमें गुरखास जो थे वो घुसी जा रहे थे, जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या कर दी, वॉर डिक्लेयर कर दी। अगर आपने पढ़ा हो कि एंग्लो गुरखा वॉर जो है वो कौन से ईयर में हुई थी, 1814 एडी। अगर मैं वायसराय और गवर्नर जनरल की बात करूं तो एंग्लो गुरखा वॉर के टाइम पे आपके गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग। ठीक है, देख लेना। तो यहाँ पे ये आपको गवर्नर जनरल याद रखना है कि किसके टाइम पे जो है एंग्लो गुरखा वॉर हुई थी, एंग्लो सिख वॉर थी। जैसे एंग्लो सिख वॉर जो वन है वो आपके लॉर्ड हार्डिंगे वन के टाइम पे हो रखी है। और अगर एंग्लो सिख वॉर टू की बात करूं तो डलहौजी। सर ने आपको बताया भी था, तो ये रट के चल जाना कि कौन से वायसराय है, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या क्या हो रखा है। तो यहाँ पे नवंबर 1 1814 एडी को जो है वो गुरखास पे ब्रिटिशर्स ने अब वॉर डिक्लेयर कर दी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे जो है लोकल स्टेट्स ने जो है हेल्प किया था। क्यों? क्योंकि गुरखा जो है, गुरखास के एक्सपेंशन से जो है वो यहाँ पे लोग जो थे वो तंग थे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की साइड से कौन कौन लड़ रहा था? डेविड डॉक्टर लोनी, रोलो गैलेप्सी, और गुरखास की साइड से बालभद्र थापा। तो वहां पे जो उनके बेटे थे रणजोर सिंह थापा वो आपके सिरमौर में सेटल हो गए थे। तो वहां पे जो है रणजोर सिंह थापा है, उन्होंने नाहन छोड़ा और जब उनको ये सब चीजों का पता चला तो वो जय तक फोर्ट पे आ गए। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, सिरमौर में जय तक फोर्ट, ये सिरमौर में आपके। ठीक है, ये सब हुआ। इनिशियली जो है अटेम्प्ट फेल हो गए एंग्लो गुरखा वॉर में। फिर वहां पे आपके दो पॉइंट आते हैं कि किसने जो है डेविड डॉक्टर लोनी को सपोर्ट किया था। हिंदूर और कहलूर ने जो है वो आपके ब्रिटिशर्स को यहाँ पे मेनली सपोर्ट किया था। खत्म हुई है वॉर, उसके बाद ट्रीटी ऑफ संजौली साइन हुई। ट्रीटी ऑफ सगौली, संजौली जैसे भी प्रोनाउंस करो। और मैंने जब आपको क्लासेस भी ली थी मैंने आपको दो डेट्स बताई थी, दोनों की दोनों ही लर्न करके जाननी है। पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे एक बारी पेपर में आ रखा है कि ब्रिटिशर्स की साइड से ये जो है किसने साइन की थी, तो वहां पे ये पेरिस ब्रॉड शो वाला आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेट्स दे रखे हैं और दोनों के अंडर जिन्होंने साइन की थी उनके नेम्स भी दे रखे हैं। तो दोनों की दोनों डेट्स याद रखी है। 1815 में ये साइन हो रखी है, ईयर सेम है। 28 नवंबर 1850 एडी को जब साइन की थी तो अमर सिंह थापा और डेविड डॉक्टर नोनी। और 2 दिसंबर 1815 को ये साइन हुई थी। रेटिफाई कब हुई थी? 1816 4 मार्च। तो ये तीन होगी, एक 28 नवंबर, एक 2 दिसंबर और 4 मार्च 1816। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, लॉर्ड हास्टिंग जो थे इस टाइम पे आपके वाइस रहे थे। तो यहाँ पे गुरु गजराज मिश्रा नेपाल की साइड से और पेरिस ब्रॉडशो आपके ब्रिटिशर्स की साइड से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट आ जाओ, आफ्टर 1815 एडी। अब ये एंग्लो गुरखा वॉर खत्म होगी। अब क्योंकि लोकल हिल चीफ्स ने जो है वो आपका अंग्रेजों का साथ दिया था, तो डॉक्टर लोनी ने क्या बुलाई, एक मीटिंग बुलाई। कहाँ पे? पलासी में। और उस मीटिंग में वो ये डिटरमाइन करना चाहता था कि जो जो एरिया गुरखास ने ऑक्यूपाई किया था वो जो है किसके पास पहले था, उनको जो है वो वापस दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको सनद पढ़ाए थे 1815 और 1819, मतलब एंग्लो गुरखा वॉर के बाद कुछ सनद साइन हुए थे जिसमें B3 के मैंने ट्रिक बताई थी, बिलासपुर, कोटखाई, बघाल और बुशहर। हाँ, इन चारों को जो है सनद दिया गया। और इसके साथ साथ कुछ जो स्टेट चीफ थी ठकुराई थी उनको जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जैसे कुमार सेन, बालसन, थरोच, कुठार, मंगल और धामी। उसके साथ साथ बुशहर को दे दिया खनेती और देलथ। और आपके क्योंठल को दे दिया कोठी, घुंड, ठियोग, मथान और रथेश। तो ये एंड में जाके जब आप प्रिंसिपैलिटी स्टेट्स पढ़ोगे ना कि हिमाचल जो है किन किन प्रिंसिपैलिटी स्टेट प्रिंसिपल को जोड़ के बना है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि क्योंठल के अंडर ये जो थी सारी, बाद में ये सारी आपकी हिमाचल में एज इट इज ऐड हो गई। तो ये याद रखना। फिर आती है हमारी एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो गुरखा वॉर 1814 से शुरू हुई।
फिर उसके बाद एंग्लो गुरखा वॉर हुई आपकी 1846 में। यहाँ पे एंग्लो गुरखा 1 भी है, एंग्लो गुरखा वॉर 2 भी है। याद आपको क्या रखना है कि एंग्लो गुरखा 1 के टाइम पे दो मेनली बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ अलीवाल और बैटल ऑफ सगराव। ईयर याद रखना क्योंकि हिमाचल के पेपर में इनमें से ईयर आ रखे हैं। तो बैटल ऑफ अलीवाल हुई थी 28 जनवरी 1846 को। ठीक है, ब्रिटिशर्स की साइड से हैरी स्मिथ थे और सिखों की साइड से रणजोत सिंह मंजीठिया। फिर हुई बैटल ऑफ सबराव, मतलब अलीवाल पहले हुई है जनवरी में और फरवरी में हुई आपकी बैटल ऑफ सबराव 10 फरवरी 1846 को, ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में। इनमें क्या हुआ, हिल चीफ सपोर्टेड। यहाँ पे भी क्या हुआ, जैसे एंग्लो गुरखा वॉर में हमने पढ़ा कि लोकल चीफ ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और लड़ाई खत्म होने के बाद ट्रीटी के बाद जो है वो हिल स्टेट्स को उनकी टेरिटरीज जो है वो वापस दे दी गई या सनद जो है ग्रांट कर दिए गए। बट अब एंग्लो सिख वॉर 1 में भी हिल चीफ्स को ये लगा कि यहाँ पे भी अंग्रेज ऐसा ही करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या किया, इसमें जो है हिल चीफ्स को जो है उनकी टेरिटरी वापस नहीं दी गई। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 9 मार्च 1846 को, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईयर याद रखना कि 9 मार्च 1846 को आपको ट्रीटी साइन हुई। 28 जनवरी बैटल ऑफ अलीवाल, 10 फरवरी आपकी बैटल ऑफ सबराव और फिर उसी 9 मार्च को जो है वो आपकी साइन हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर, ब्रिटिश और सिखों के बीच में। यहाँ पे सिख ने क्या किया, सीडेड टू द ब्रिटिश ऑल टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ सतलुज। सतलुज के साउथ पे जितनी भी टेरिटरीज थी वो उनको दे दी थी, साथ ही में जालंधर दोआब जो सतलुज और बियास के बीच का एरिया था वो भी उन्होंने ब्रिटिशर्स को दिया। ये दोनों याद रखना, सतलुज और बियास, और यहाँ पे साउथ ऑफ सतलुज। आगे मैं क्योंकि एक और स्टेटमेंट कराने वाली हूँ और ये दोनों की दोनों इनकरेक्ट करेक्ट में आ सकती है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर में सिखों ने ब्रिटिशर्स को सतलुज के साउथ वाला सारा एरिया दे दिया और साथ में सतलुज और बियास के बीच वाला एरिया भी दे दिया। यहाँ पे अब यहाँ पे हुआ क्या, जो भी हिल टेरिटरी थी उसको ब्रिटिशर्स ने क्या बना दिया, ब्रिटिशर्स टेरिटरी। मतलब हिल स्टेट्स को जो उम्मीद थी कि वो जो है हमको ये टेरिटरीज लौटाएंगे, ऐसा ना करके ब्रिटिशर ने ये सारी की सारी टेरिटरीज क्या कर ली, अपने अंडर रख ली और यहाँ पे एंग्लो सिख वॉर खत्म हो गई। तो 1846 में ये सब होने के बाद कौन कौन सी जगह थी जो डायरेक्ट कंट्रोल आ गई थी ब्रिटिशर्स के अंडर, पंजाब हिल स्टेट्स। कौन कौन सी, कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, जसवान, दतरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे सुकेत और मंडी को जो है सन्नद प्रोवाइड किए गए। क्यों, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ हेल्प की हुई थी। अभी नेक्स्ट ये ना जो आपका हिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें आधा दे रखा है, फिर फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल वाला चैप्टर है ना जो उसमें आधा दे रखा है। तो अभी जितना मैंने यहाँ पे पेज को ओपन किया इतना पढ़ो, बाकी का आपको समझ आ जाएगा। बस याद रखना जो पंजाब हिल स्टेट्स थी वो डायरेक्टली कंट्रोल आ गई ब्रिटिशर्स के अंडर। अब हुआ क्या, यहाँ पे जब ये सब हुआ तो आपके पंजाब हिल स्टेट जो होगी वो तो होगी अपोज, उनको ये पसंद नहीं आया। फिर जो एंग्लो सिख वॉर 2 हुई उसमें पंजाब हिल स्टेट के कुछ मेंबर्स ने क्या किया, अंग्रेजों का ना साथ देके किसको सपोर्ट कर दिया, सिखों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ कि ये कांगड़ा हिल्स यहाँ से डिसअपॉइंट हो गए। फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर में जो हुआ किस हिल स्टेशन ने किसका सपोर्ट किया, सिखों का। पर हुआ क्या, ब्रिटिशर्स जीत गए। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक छोड़ दो, मैं इसके बाद पूरी स्टोरी साथ साथ ही समझा देती हूँ फ्रीडम स्ट्रगल वाले चैप्टर में कि ये जीतने के बाद हुआ क्या। अब ब्रिटिशर्स जीत गए। अब ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे जीते, अब देखो ये वाला पॉइंट आया, वही जो मैंने कराया ना फ्रीडम स्ट्रगल वाले चैप्टर में दे रखे कि पंजाब हिल स्टेट सारी चल गई ब्रिटिशर्स के अंडर और इसमें से सुकेत और मंडी को दे दिया सनद। 24 अक्टूबर 1846 को सुकेत और मंडी याद रखना, और कुल्लू का सारा जो है एरिया अपने अंडर कर दिया, सिर्फ वजीर रूपी को छोड़ के। वजीर रूपी को छोड़ के कुल्लू जो है सारा का सारा ब्रिटिश ने अपने अंडर कर लिया और वजीर रूपी किसको दे दी, ठाकुर सिंह। ठाकुर सिंह को जो है वजीर रूपी जो है सॉवरन पावर्स के साथ दे दी। और लाहौल स्पीति का एक पॉइंट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पहले तो लाहौल स्पीति इन्होंने क्या किया, जम्मू को दे दिया, बाद में जम्मू से वापस ले लिया। अब ये जम्मू वाला पॉइंट आया कहां से, ये समझो। पहले तो आपको ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, लेकिन उन्होंने, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये पहली ट्रीटी होने के बाद उन्होंने क्या किया, दोबारा से एक और ट्रीटी साइन की 6 मार्च 1846 को। किसके साथ, जम्मू के साथ। पढ़ाया था मैंने, एक चंबा वाला पढ़ाया था, हाँ, कि जम्मू के साथ ट्रीटी साइन की। अब फ्रीडम वाले स्ट्रगल वाले चैप्टर में से ऐड ऑन किया गया है। महात्मा गांधी वाला पॉइंट हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसी एंग्लो सिख वॉर को रिपीट करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल वाले चैप्टर में एंग्लो सिख वॉर के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये है कि यहाँ पे उगर सेन और बलबीर सेन जो सुकेत और मंडी के थे, इसमें सपोर्ट किया था आपके ब्रिटिशर्स का।
अब यही वो चीज है, इसी के लिए आपके मैंने बताया कि सन्नड ग्रांट हुए थे सुकेत और मंडी को। वो इसीलिए ग्रांट हुए क्योंकि एंग्लो सिख वॉर में इन्होंने 1845 में जो है वो सपोर्ट किया था। तो इनको तो सनद दे दिए और बाकी की पंजाब हिल स्टेट्स को अपने अंडर कर लिया, कुल्लू की को भी, लेकिन वजीर रूपी को छोड़ के। बैटल ऑफ सब्राव हमने पढ़ ली, लाहौर ट्रीटी हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे जो पॉइंट आया वो देखना, हमने वहां पे पढ़ा कि सिखों ने जो है सतलुज के साउथ का पोर्शन और जलंधर दुआब के बीच का पोर्शन, मतलब सतलुज और रावी के बीच का पोर्शन जो है वो आपके ब्रिटिशर्स को दे दिया। हिल स्टेट्स वर एक्सपेक्टिंग दैट इंग्लिश विल रिस्टोर द सीडी टेरिटरी टू चिलस्टेप बट दे रिटेन द पोर्शन। अब यहाँ पे जो हिल स्टेट्स ब्रिटिशर्स है उन्होंने कौन सा एरिया अपने अंदर रखा, सतलुज और रावी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। बाकी का पोर्शन उन्होंने किसको दे दिया था, गुलाब सिंह ऑफ जम्मू को। हाँ, तो ये याद रखना, लाहौर में इतना पोर्शन उन्होंने अपने पास रखा और बाकी का जो पोर्शन था जम्मू को दे दिया। पहली तो ये बात हुई, फिर वही हमने जो पढ़ लिया ये दोबारा से, क्योंकि आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला चैप्टर उसमें ये दो दो बारी दे रखा है, इसलिए बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है। अब ये मैंने ऊपर सारे लिखा कि डायरेक्ट कंट्रोल अंडर ब्रिटिश आ गया था। अब इसके अलावा कुछ कुछ टेरिटरीज थी जिनको जो है गवर्नमेंट ने वापस कर दिया था या कुछ आपको चीजें प्रोवाइड की थी। जैसे बिलासपुर के राजा जो थे जगत चंद को, उनको बोला कि वो अपनी टेरिटरी अपने पास रख सकते हैं, उनको ट्रिब्यूट पे करने से भी माफ कर दिया और उनकी जो ट्रांजिट ड्यूटी थी, जो उनके ब्रिटिश गुड्स उनके एरिया में से जाते थे बिलासपुर के एरिया में से, उनको भी अबॉलिश कर दिया जगत चंद। तो याद रखना, एक सुकेत और मंडी, इन दोनों को सनद दिया गया, साथ में बिलासपुर को जो है कुछ पर्क्स दिए गए। अब वो लाहौर ट्रीटी के अकॉर्डिंग आपके जो साइन हुआ था वो अलग। फिर 9 मार्च के बाद 16 मार्च को उन्होंने एक और ट्रीटी साइन कर दी जम्मू के राजा के साथ। इस ट्रीटी में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सारी की सारी एंटायर हिल्स तुम ले लो, रावी और इंडस के बीच वाली, ठीक है, और तुम्हें हमें क्या करना है, 75 लाख रुपीस देने हैं। जम्मू को बोला तुम सब कुछ ले लो, तुम्हें हमारे को 75,000 रुपीज देने हैं उसकी जगह। तो ठीक है, इन्होंने मान लिया। और यहाँ पे एरियाज जो थे उनको देने की कौन कौन सी बात की, चंबा, कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि आज की डेट में चंबा अगर हिमाचल का हिस्सा है तो किसकी वजह से वजीर भागा। अगर ये वजीर भागा ना होते तो चंबा जो आपके जम्मू को देने की बात की थी वो जम्मू के पास चला जाता। कंफ्यूजन यही थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वेस्ट वाला पोर्शन दे या सारा का सारा चंबा के पास दे। तो वहां पे जो वजीर थे, वजीर भागा, उनको लगा कि मैं जो है ये केस जो है वो हेनरी लॉरेंस के पास लेके जाता हूँ, शायद वो मदद कर दे। और हुआ भी ऐसा कि चंबा तो हिमाचल के पास आ गया, पर चंबा का जो एक एरिया था जो था बंदरवाह, पढ़ाया था मैंने, बंदरवाह जो है वो आपका चंबा के हाथों से चला गया, बट बाकी का बाकी चंबा जो है वो आपके हिमाचल के पास आ गया। इस टाइम जब ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम राजा कौन थे, श्री सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जब आपकी ये ट्रीटी साइन हो रही थी कि जम्मू को चंबा भी देना है, चंबा यहाँ पे रहेगा या उनके पास जाएगा, तो वजीर भागा ने मदद तो की, वजीर तो भागा थे, पर उस टाइम पे राजा थे श्री सिंह। तो ये सब केस सॉल्व हुआ। फिर यहाँ पे सनद चंबा को भी प्रोवाइड कर दिया गया 6 अप्रैल 1848 को, याद रखना। दो स्टेट्स को ऑलरेडी सनद प्रोवाइड किया गया एंग्लो सिख वॉर के अंदर, वो कौन थी, सुकेत और मंडी। अब ये तीसरी थी चंबा। और साथ में ये भी बोला गया कि आपको 12,000 की ट्रिब्यूट पे करनी पड़ेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की आपको हमेशा जो है एलिगेंस, मतलब आपको जी हजूरी या जो भी है वो करना पड़ेगा। अब एंग्लो सिख वॉर 2 हमने पढ़ी 1848 में हुई। इस टाइम पे आपके वो कौन थे वायसराय, लॉर्ड डलहौजी, याद रखना, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी आपके एंग्लो सिख वॉर के टाइम, सेकंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे आपके वायसराय थे। और हमने वहां पे पढ़ा कि कांगड़ा हिल स्टेट ने इस टाइम पे किसको सपोर्ट कर दिया, सिखों को। क्यों, क्योंकि एंग्लो सिख वॉर 1 में जो है वो अंग्रेजों ने जो है हिल स्टेट के साथ उतना वो नहीं किया, मतलब अपने अंडर कर ली टेरिटरीज उनको वापस ना करके। तो कौन ऐसी 4 स्टेट्स थी, हिल स्टेट्स थी, जिन्होंने लड़ाई की सिखों के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, नूरपुर, कांगड़ा, जसवान एंड दत्तरपुर। इन सबको हराया गया और ये सारे इनको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, अल्मोड़ा। इनको अल्मोड़ा में ही रखा गया। अब ध्यान से सुनना, ये सब तो हुआ, लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुई, कांगड़ा, नूरपुर, जसवान और दत्तरपुर को के उनको जो है अल्मोड़ा भेज दिया गया और अल्मोड़ा में इन सबकी, मतलब जो राजा थे उस टाइम पे उन सबकी डेथ भी हुई। पर यहाँ पे नूरपुर जो था उसको थोड़ा जो है मतलब उसके साथ सख्ती नहीं पेश आई। बाद में जाके उसके एक
राणा थे जसवंत सिंह, उनको जो है जागीर दे दी, 5,000 रुपए की जागीर दे दी और उनको जो है उनका एरिया वापस कर दिया। बाद में एक इम्पोर्टेंट ये भी हुआ कि कांगड़ा और नूरपुर को जो है वो मर्ज कर दिया गया। इतना याद रखना। इसके बाद आता है आपका 1857 का रिवोल्ट। देखो ये लड़ाई 1848 में हुई है, ठीक है। इसके बाद अल्मोड़ा भेज दिया, अल्मोड़ा में मर गए। उनके आगे को जो थे उनको भी वहीं पे रखा, मतलब उनको जो है यहाँ की टेरिटरीज का हक नहीं दिया गया। अब हुआ क्या, 1857 की हुई लड़ाई, ठीक है। अब ये ना आगे पीछे दे रखा है तो मैं आपको स्टोरी वाइज ही चली गई हूँ। अब होती है 1857 की लड़ाई। 1857 की लड़ाई में क्या होता है, आपके कौन कौन से राजा जो है वो आपके साथ दे देते हैं ब्रिटिशर्स का। श्री राम उग्र हो गए रिवॉर्ड देखकर, मैंने ट्रिक कराई थी। इसमें श्री सिंह जो थे वो आपके चंबा के थे, उग्रसेन जो थे सुकेत के थे, राम सिंह के जो थे वो नालागढ़ के थे। तो इन्होंने जो है आपका 1857 के रिवॉल्ट में जो है वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्वीन विक्टोरिया आई, उन्होंने जो है प्रोक्लेमेशन इशू की। वन राम सिंह नालागढ़, उग्रसेन सुकेत और श्री सिंह चंबा। और भी पढ़ेंगे हम, बट अभी के लिए उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप श्री राम उग्र हो गए रिवोल्ट देखकर इस ट्रिक से ये याद रखो। फिर आपको पता ही है 1858 में प्रोक्लेमेशन दे दी क्वीन विक्टोरिया ने कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं रहेगा, हम अपने अंडर कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बोला गया कि जितनी भी ट्रीटीज है, सनद है, हम सब जो है वो वापस ले रहे हैं और सारे चीफ स्टेट्स को अपनी जो डिग्निटीज है वो वापस दे देंगे। तो यहाँ पे मतलब अब एक एंग्लो सिख वॉर 2 के टाइम पे कांगड़ा, जसवान, दत्तरपुर, इन सारे इनको तो अल्मोड़ा भेजा गया था, वहां पे मर गए थे। मतलब इनके जो आगे के थे वो भी अल्मोड़ा में ही हुए, राजा के बेटे, उनको भी वहीं पे जेल में रखा। पर यहाँ पे हुआ क्या, जब ये सब हुआ, क्वीन विक्टोरिया ने ये बोल दिया कि हम सन्नड वापस ले रहे हैं, ट्रीटीज वापस ले रहे हैं, तो यहाँ पे उनको जो है वो वापस बुला लिया गया। आगे देखेंगे हम, बट अभी देखो आफ्टर 1857 1857 की लड़ाई के बाद जो है वो नरेंद्र मंडल बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। नरेंद्र मंडल को इंग्लिश में बोलेंगे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है वो कौन से ईयर में बनी थी। तो 8 फरवरी 1921 में ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनी, नरेंद्र मंडल बनी। इसका मकसद क्या था कि रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट जो थे वो अपने जो नीड्स और एस्पिरेशन थी वो ब्रिटिशर से मांग सकते थे। जो भी उनको चाहिए था कि हमको जो है अपना रूल करने के लिए अंग्रेजों से क्या चाहिए, वो यहाँ पे इस मंडल में जो है वो अपने पॉइंट्स रख सकते थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि एक और रिवोल्ट हो और फिर अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़े, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ऐसे मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मतलब कैरेट पॉलिसी अपनाई कि राजाओं को बोला कि आप लोग जो है इस नरेंद्र मंडल के अंदर आके हमारे को जो है अपनी चीजें बता सकते हैं। तो इनिशियली 108 परमानेंट मेंबर से 12 जो है उसमें और ऐड हुए। कुछ नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं भी याद रहेगा, मत करना। एडवाइजरी और कंसल्टेटिव बॉडी बनी और इसमें चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर जो थे वो मेंबर्स बने थे। चंबा, मंडी, सुकेत एंड सिरमौर जो थे वो मेंबर्स बने थे। मतलब ये इन्होंने वो बना दिया था कि हाँ जी हम जो है अपने वो लोगों को ब्रिटिश के आगे अपने वो रखेंगे, ठीक है। तब याद रखना शिमला हिल स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे 6 रूलर्स थे। कुछ नहीं आपको याद रखना, बस ये 2 नाम याद रख लो कि ये जो भी मंडल्स बने थे इसमें जो थे आपके 2 मेंबर्स थे, एक जुब्बल के भगाट चंद और जुब्बल के भगत चंद और भगाट के दुर्गा सिंह, ठीक है। ये यहाँ के इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव बने। हाँ जी, जुब्बल के भगत चंद और भगाट के दुर्गा सिंह, ये दोनों जो है वो इनके जो है मेंबर्स बने, रिप्रेजेंट किया। मतलब शिमला हिल स्टेट्स को इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये वो क्रोनोलॉजी चली। अब मैंने आपको बताया कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जो था वो सारा कुछ क्वीन विक्टोरिया ने बोल दिया कि अब जो है हम अपने अंडर ये सब कुछ हाँ वापस ले रहे हैं। अब उसी के साथ आप साथ में चलो, अब क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हो गया, ये सब कुछ। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने जब ये बोल दिया, इसका मतलब जो वो एंग्लो सिख वॉर 2 में जो है कांगड़ा, जसवान, दत्तरपुर, ये सब जो थे अल्मोड़ा में जो इनके आगे के वंशज भी बनते, उनको क्या किया, एक एक करके क्या किया देखना। नूरपुर को जो है उसकी पेंशन जो है वो डबल कर दी गई 1861 में, क्योंकि हमने पढ़ दिया नूरपुर और कांगड़ा को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और नूरपुर की जो रूलर थे उनकी जो है पेंशन डबल कर दी गई। जसवान के लिए क्या किया, राजा राम सिंह सन ऑफ जय सिंह,
राजा राम सिंह जो जय सिंह के बेटे थे उनको अल्मोड़ा से वापस बुलाया गया और उनको जो है उनकी टेरिटरी वापस दे दी गई 1877 में। और जागीर दे दी गई राजा उम्मीद सिंह को, वेरी इंपॉर्टेंट। दत्तरपुर के भी मियां देवचंद को वापस बुलाया गया, उनको अल्मोड़ा से, लेकिन उनकी जागीर वापस नहीं की। ये 2 पॉइंट याद रखना। जसवान को जागीर वापस कर दी, लेकिन दत्तरपुर को जागीर वापस नहीं की। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्वीन विक्टोरिया ने ये बोला था कि सारे के सारे सनद जो मैं वो कैंसिल कर रही हूँ, बोला था। अब यहाँ पे चंबा को जो है नया सनद दोबारा दिया गया 11 मार्च 1862 को। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि स्टोरी है, क्रोनोलॉजी है, तो याद रखना, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं काम आ सकता है। इतना समझ आया? ठीक है। अब जब रिवोल्ट ऑफ 1857 आया, उस टाइम पे शिमला में कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल एंसन। और डिप्टी कमिश्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम हे। याद रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है कि कमांडर इन चीफ कौन थे शिमला में उस टाइम पे। एलिगेंस हमने कुछ के नाम पढ़ लिए थे, जैसे श्री सिंह ऑफ चंबा ने सपोर्ट किया था, और उन्होंने ट्रूप्स किसके अंडर भेजे थे, ये भी मैंने कराया था, मियां अवतार सिंह। हाँ, मियां अवतार सिंह के अंडर ट्रूप्स भेजे गए थे, मतलब श्री सिंह ने चंबा की तरफ से मदद की थी। बिलासपुर के राजा हरि सिंह, ठीक है, जिनको 11 गन्स का सल्यूट मिला था। अब यहाँ पे एक और आता है, धामी, गोवर्धन सिंह के धामी। लिखा है आप लोगों ने? एड ऑन कर लो जो मैंने। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अब जो हमने किया ना, हे श्री राम, उग्र हो गए रिवोल्ट देखकर, अब श्री राम, राम का नाम गोवर्धन, मतलब गोवर्धन भी ऐड कर दो, वो हे गोवर्धन हरि जो है रिवोल्ट देखकर उग्र हो गए, तो गोवर्धन से याद रखना धामी। ठीक है, धामी के गोवर्धन सिंह थे, उनकी ट्रिब्यूट ने एक्सक्यूज कर दी। और एक और कराया था मैंने, बालसन वाला। बालसन के थे जोगराग, यहाँ पे ऐड कर लो। ऐसे तो बहुत सारे थे जिन्होंने रिवोल्ट में सपोर्ट किया था, बट जो मेन मेन है वो याद रखना, बालसन के थे जोगराज। ठीक है, इनको जो है राणा बना दिया था और इनको खिंडत दे दी थी। और इसी टाइम में एक आदमी थे जिनका नाम था राम प्रसाद बैरागी, इनको जो है अरेस्ट कर लिया था सिडिशियस लेटर, ये मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखते थे, इसलिए इनको जो है इस टाइम पे अरेस्ट कर लिया था। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, राम प्रसाद बैरागी, याद रखना। ठीक है, और कौन से एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जो है आपके 1857 के रिवोल्ट में इनका साथ नहीं दिया था? वो थे आपके शमशेर सिंह ऑफ बुशहर। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, ठीक है, पढ़ा ही होगा आपने, अभी भी पीछे जैसे भी पेपर में आया था। तो इसके बाद दिल्ली दरबार। अब हम आ जाते हैं दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार 1877 में लगा था लॉर्ड लिटन के टाइम पे, जिसको अटेंड किया था श्याम सिंह ऑफ चंबा, राजा बजाई सेन ऑफ मंडी और हीरा चंद ऑफ बिलासपुर। ट्रिक मैंने लिखाई थी, श्याम ने हीरे की बंसी बजाई दिल्ली दरबार में जाकर, लिखी है मैम आपने? हाँ, तो श्याम सिंह हो गया आपका चंबा का, हीरा चंद हो गया बिलासपुर का, आपकी बजाई से हो गया बजाई सेन ऑफ मंडी, और इन्होंने दिल्ली दरबार अटेंड किया था 1877 का लॉर्ड लिटन का। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1877 का जो दरबार लगा था दिल्ली, उसमें उस टाइम पे वाइसराय कौन थे। फिर कोरोनेशन दरबार ऑफ दिल्ली, आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि आपके दिल्ली कलकत्ता से जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी 1911 में। तो वो जो कोरोनेशन, जो वो सेरेमनी थी, वो किस किसने अटेंड की थी? तो वो कुछ राजा के नाम लिख रखे हैं, अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर, अमरचंद ऑफ बिलासपुर, बिजाई सेन ऑफ क्योंठल, भीम सेन ऑफ सुकेत, भूरी सिंह ऑफ चंबा, भगात चंद ऑफ जुब्बल और दीप सिंह ऑफ बगाट। ठीक है, ये याद रखना है, ये इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको नाम 3-4 नाम दे देंगे और एक एक्स्ट्रा दे देंगे और बोलेंगे इनमें से किन्होंने अटेंड नहीं किया था। तो हिमाचल में क्या हो रहा था, 2 टाइप्स की हिल एरियाज बन चुके थे, एक तो जो प्रिंसली स्टेट रूल कर रहे थे, एक जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुकी थी। अब जो 1916 के बाद तो ऐसा हो गया था कि जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी वो तो फ्रीडम स्ट्रगल मांगेंगे कि हमारे को आजादी चाहिए, लेकिन जो रूलर्स के नेटिव प्रिंसेस के अंडर जो लोग थे, उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमारे को आजादी चाहिए, वो सिर्फ चाहते थे कि जो क्या हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी बने। ठीक है, वो ओवरथ्रो, रूलर्स को ओवरथ्रो करना चाहते थे उन केसेस में अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए जो लोगों ने वो क्या बनाया, प्रजामंडल्स, ये मैंने आपको कराया था। ठीक है, प्रजामंडल मतलब लोगों ने जो है वो अपनी मंडलें बनाई
जिसमें उनका ऑब्जेक्टिव होता था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे सुधार राजा को बोलें कि लाएं। अगर नहीं कर सकते थे तो वो उनको ओवरथ्रो करने का ट्राई करते थे कि राजा को हटा दिया जाए। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद पीपल जो थे वो अपने रूलर से तंग आ गए थे। तंग कैसे आ गए थे, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने आपको बताया था कि रीत बैगर, है ना, रीत बैगर, ये सब जो थी वो क्या थी, हाँ, रीत एंड बैगर, ये सब जो थी उस टाइम पे बहुत प्रेवलेंट इविल्स थी। तो उसकी वजह से जो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो रूलर्स को भी समझ आने लगा, शिमला हिल स्टेट के जो रूलर्स थे उनको भी समझ आने लगा कि लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और उनका ग्रेवियंसेस, मतलब उनकी ये दुखी कहानी सुनने के लिए उन्होंने क्या किया, माना कि हम जो है यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं, जहां पे हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, जिसके चेयरमैन किसको बनाया गया, राजा ऑफ बगाट। राजा ऑफ बगाट के जो राजा को जो है वो चेयरमैन बनाया गया इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, शिमला हिल स्टेट रूलर्स के। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, सारी मेंबर स्टेट को जो है एक्टिव कोऑपरेशन, सारे मेंबर्स जो है एक्टिव कोऑपरेशन करेंगे, ताकि जो लोग, जो भी उनके आपके ग्रेवियंसेस है वो आराम से सॉल्व हो जाए। क्योंकि उनको इस टाइम पे ये तो समझ आ गया था कि प्रजामंडल बन चुकी है, या लोगों को समझ आ गई है कि अब जो है लोग जो है वो मार्को जो है पावर से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऐसी स्टेट थी जिन्होंने आइडिया दिया, सिरमौर, बिलासपुर, भगाट और मंडी। इन्होंने आइडिया दिया कि क्यों ना ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाए 1935 में। ठीक है, तो याद रखना, सिरमौर, बिलासपुर, भगाट और मंडी, इन चारों ने बोला कि एक्टिव कोऑपरेशन जो है मेंबर्स की जाएगी, और साथ ही में हम क्या करेंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन जो है बनाने की बात, मतलब आइडिया दिया उन्होंने कि ये फेडरेशन बननी चाहिए 1935 में। याद रखना, इतना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब फैक्चुअल चलते हैं। मंडी जो थी वो पहली प्रिंसली स्टेट बनी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम कराया मैंने ना, कि पहली हिल स्टेट कौन सी थी यहाँ पे जिसने पंचायती राज बनाया था, मंडी 1933 में। यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है, लिख लो 1933। 1933 में मंडी ऐसी प्रिंसली स्टेट बनी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया। अब आता है यहाँ पे बटलर कमेटी, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये बटलर कमेटी, अगर नहीं पढ़ा है तो ये 1927 16 दिसंबर को आई थी। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिशर्स के बीच में एक्टिव कोऑपरेशन की बात की कि कैसे कैसे सब कुछ मैनेज होएगा। तो बटलर कमीशन के ऊपर ऑलरेडी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, और यही आया था कि बटलर कमीशन कमेटी जो थी वो किस लिए बनाई गई थी, इसलिए ताकि जो प्रिंसली स्टेट है वो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रजामंडल हमने पढ़ लिया। प्रजामंडल जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थे, गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर। पॉपुलर मूवमेंट्स इन एचपी, ज्यादातर क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से यहाँ से आता है। यहाँ पे जो है इन मूवमेंट्स के जो है वो आपके पूछ लेते हैं कि लीडर्स कौन कौन थे जिन्होंने इन लीडर मूवमेंट्स को जो है वो अपना चलाया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंडी कॉन्स्पिरेसी, रिवाइज करेंगे। 1914 से लेके 1915 के बीच में मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई है। बट कॉन्स्पिरेसी बात की बात है, मूवमेंट जो होते हैं वो कभी एकदम से नहीं पकड़ते, उनका बैकग्राउंड होता है कि बहुत सालों से जो है कुछ ना कुछ उस एरिया में ऐसी चीजें चली आ रही थी जिसकी वजह से लोग जो है एक साथ रिसेंटमेंट कर देते हैं। वैसे ही कुछ साइन हुआ, पहली बार जो है लोग 1909 में अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट के खड़े हुए। कॉज था एग्रीगेरियन डिस्टर्बेंस, मतलब खेती बाड़ी में डिस्टर्बेंस आ रही थी। जिस टाइम पे वजीर थे उपाध्याय जीवानंद और राजा थे भवानी सेन, इनके टाइम में जो है एग्रीगेरियन डिस्टर्बेंस बहुत आ रही थी, रेवेन्यू ज्यादा था या कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से 1909 में जो है लोगों ने इनके अगेंस्ट प्रदर्शन किया, और यहीं पे आपके लीडर बने शोभा राम ऑफ सरखाघाट। क्वेश्चन ये आ सकता है, नाम दे देंगे शोभा राम, कहाँ, किस, मतलब किस एरिया के मूवमेंट से एफिलिएटेड है, तो वो किसके, आपके मंडी। ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ पे 1914 और 15 में अगर हम आपने हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, उस टाइम पे गदर पार्टी शुरू हो रखी थी, सभी को पता होगा। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो है वो गदर पार्टी का इन्फ्लुएंस चला हुआ था। तो गदर पार्टी के कुछ लोग जो है वो वापस इंडिया आए, और गदर पार्टी के जो ये लोग थे इन्होंने पंजाब में अपनी एक्टिविटीज की, और पंजाब मतलब उस टाइम पे आपका पंजाब हिल स्टेट्स वाला एरिया भी आता था। तो वहां से इन्फ्लुएंस होके मियाँ जवाहर सिंह और रानी ऑफ खैरागढ़ी ने इनको हेल्प की थी फाइनेंशियली, मतलब अगर इनको पैसे की जरूरत होती थी तो ये लोग जो थे इनकी हेल्प कर रहे थे। तो मतलब हिमाचल हिमाचल जो था वो गदर पार्टी से इन्फ्लुएंस हुआ था।
तो इन्हीं सभी के पीछे इनको समझ आ गया था कि अब हम जो है रिवॉल्ट कर सकते हैं, अगर हमको जो है रूलर से कुछ प्रॉब्लम है। तो इनकी मीटिंग्स हुई 14 से 1914 और 1915 के बीच में, और यहाँ पे प्लानिंग की गई सुप्रिटेंडेंट का मर्डर करने के लिए, और वजीर ऑफ मंडी का मर्डर करने के लिए, और सुकेत को अपने अंडर करने के लिए। यहाँ पे मंडी और सुकेत को इन्होंने सीज करने की बात की कि हम जो है सीज कर लेंगे, लेकिन ये सब के सब में फेल हो जाते हैं। ब्यास ब्रिज को उड़ाने की बात की गई, ठीक है, ये जो है फेल हो जाता है इनका सारा का सारा प्रोसीजर, जो भी ये करते हैं, मतलब जितना भी उन्होंने प्लान बनाए होते हैं। अब लीडर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, दोबारा आए हैं। एक हम पढ़ चुके हैं, शोभाराम, मियाँ जवाहर सिंह, रानी ऑफ खैरागढ़ी। अब दो तीन नाम और है, हरदेव सिंह, हिरदाराम और निधन सिंह। और सबसे ज्यादा माना जाता है कि इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें हिरदाराम ऑफ मंडी ने प्ले किया था। तो याद रखना, हिरदाराम, मियाँ जवाहर सिंह, शोभाराम, ये सब किससे रिलेटेड थे? मंडी से। क्वेश्चन इतना ही आता है। अब मंडी का एंड ये हुआ, अभी हम ये देखेंगे, बट अभी क्योंकि मंडी के अंदर आ रहा है तो ये समझ लेना क्या है। 8 मार्च 1946 या 10 मार्च 1946, अगर आप ये ईयर देखेंगे, उस टाइम पे इंडिया जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस के करीब आ रहा था। राजाओं, प्रिंसली स्टेट्स को जो है इंडिया में ऐड होने की बात शुरू हो चुकी थी, और हिमाचल के जो है नहीं चाहते थे इंडिया में ऐड होना, या फिर वो अपने अलग से सॉवरन स्टेट बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे ये 8 मार्च 1946 से 10 मार्च 1946 को जो है वो प्रजामंडल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई मंडी में, जिसको 48 प्रिंसली स्टेट्स ने अटेंड किया, और जिसको प्रिसाइड किसने किया था? जेएस ढिल्लों ने, ठीक है। और यहाँ पे रिजोल्यूशंस पास हुए, और फिर यहाँ के जो मंडी के राजा थे वो मान गए कि ठीक है, हम जो है हिमाचल, मतलब मंडी को जो है वो आपके हिमाचल में ऐड ऑन कर देंगे, और इंडियन यूनियन का पार्ट बनने को हम तैयार है। ये हम पूरा ये वाला जो है ना 8 मार्च 1946, ये अभी हम आगे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में ढंग से देखते हैं, बट क्योंकि मंडी का हम पढ़ रहे हैं कि मंडी में क्या मूवमेंट था, उसीलिए ये मंडी वाले ही टॉपिक में दे रखा है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक ही लाइन में नहीं दे रखी है, वो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग एरिया में दे रखी है। तो मंडी का क्लियर हुआ मैम। आप रूलर्स, या रूलर्स नहीं सॉरी लीडर्स, और जो भी नेम है इंपॉर्टेंट ये याद रखना। फिर आते हैं बिलासपुर स्ट्रगल। बिलासपुर स्ट्रगल जो था वो शुरू कहाँ से हुआ? 1905 में क्या हुआ? लैंड रेवेन्यू को डबल कर दिया गया। फिर कुछ फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्लम्प आ गया 1930 में, जहां पे क्या हुआ, जिस टाइम पे क्या हुआ, जो भदरपुर परगना थे उसके जो किसान थे, उन्होंने जो है फ्री वुड जो है, मतलब लकड़ी जो है फ्री में, वो जो ब्रिटिशर का स्टाफ था उनको देने से मना कर दिया। और भी चीजें थी जिनकी वजह से ये लोग अगेंस्ट हुए थे। फ्री लाइसेंस फी, इनडिस्क्रिमिनेट पॉलिसी ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर जो थे वो जो है इनडिस्क्रिमिनेट पॉलिसीज लेके आते थे। तो ये सब की वजह से जो थी बिलासपुर के लोगों में जो है रिसेंटमेंट बढ़ी, और एजिटेशन, लोगों ने लड़ाइयां करनी, छोटे छोटे रिवॉल्ट करने शुरू किए, जिसकी वजह से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और उनको 25,000 का फाइन भी लगाया गया। ये थोड़ा फैक्चुअल है, ये पेपर में आ सकता है कि कितने का फाइन लगाया गया। 25,000 का जो है वो क्या किया गया? फाइन लगाया गया। 9 जनवरी 1933 को क्या हुआ? याद रखना, ये राजा आनंद, आपके लास्ट जो राजा थे वो यही माने जाते हैं, राजा आनंद थे। राजा आनंद को जो है वो आपकी फुल पावर्स दी गई, और इन्होंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई, मतलब थोड़ी सी लोगों को रिफॉर्म्स भी कर दिए और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए गए। जैसे स्ट्रिक्ट एक्शंस क्या थे? इन्होंने बोला कि अगर मेरी स्टेट का कोई भी लोग किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो मैं उसको क्या करूंगा? पनिश करूंगा, ठीक है। मतलब ये नहीं चाहता था कि इसके लोग जो है वो मतलब जैसे प्रजामंडल बना के, है ना, कि मेरे अगेंस्ट कुछ करे। तो मतलब ये इसी वजह से ये जो था सबसे एंड में ज्वाइन किया था, आपका पड़ेगा 1 जुलाई 1954, सबसे एंड में जो बिलासपुर बना था, तो वही। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्फ्लुएंस के अंडर अब हुआ क्या? इसने तो मना कर दिया कि अगर मेरे को कोई दिखा तो मैं उसको पनिश करूंगा, लेकिन इसी टाइम पे सीक्रेटली, छुपके से, उदयपुर सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल हम कॉन्फ्रेंस हम आगे पढ़ेंगे। ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक कॉन्फ्रेंस थी इंडिया लेवल पे, सारे के सारे एरिया के प्रजामंडल जितने भी बने थे उनके लिए, जहां पे जो है लोगों की बातें सुनी जाती थी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इंप्रूव की जाए उसके बेसिस पे बात की जाती थी। तो इन्होंने क्या किया? बिलासपुर के कुछ लोगों ने ये अटेंड किया, जैसे दौलत राम संख्यान,
नरोत्तम दत्त शास्त्री और देवीराम उपाध्याय। मतलब आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, दौलत राम संख्यान, नरोत्तम दत्त शास्त्री और देवीराम उपाध्याय। ये तीनों किससे एफिलिएटेड आपके? बिलासपुर से। ये उदयपुर सेशन अटेंड करके वापस आए और इन्होंने आके किसकी एस्टेब्लिशमेंट की? बिलासपुर राज्य प्रजामंडल। ठीक है, याद रखना, इन्होंने जो है बिलासपुर का प्रजामंडल बना दिया आके। ठीक है, जबकि जो है, हाँ जी, ठीक है, तो बिलासपुर रियासती प्रजामंडल बना दिया। और अब क्या हुआ? प्रजामंडल तो बना दिया, इन्होंने फिर से डिमांड रखी, पर इनकी डिमांड्स को क्या कर दिया गया? सप्रेस कर दिया गया, जिसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह लॉन्च किया। ठीक है, इस सत्याग्रह को भी क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया गया। फिर जो स्टैंडिंग कमेटी थी ऑल इंडिया स्टेटल पीपल्स कांग्रेस की, उसमें जो है इस राजा आनंद को जो है क्रिटिसाइज किया गया कि क्यों तू लोगों की बात नहीं सुन रहा है या ऐसा कुछ करके। तो 1946, ठीक है, 1946 में इनको जो है क्रिटिसाइज किया गया। तब इन्होंने जाके क्या किया? कुछ कुछ जो है रिफॉर्म्स किए, जो मैंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बोला था वैसा कुछ रख लो। इन्होंने बेसिक एजुकेशन इंट्रोड्यूस की, इन्होंने चाइल्ड मैरिज जो है उसके अगेंस्ट जो है वो आपके एक्ट पास किया। ठीक है, और ये एक एक ऐसे इकलौते राजा थे जिन्होंने अपना हाईनेस का टाइटल दे दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली प्रिंस टू गिव अप इस टाइटल ऑफ हिज हाईनेस जो थे वो राजा आनंद थे। इन्होंने KCIE और सैल्यूट ऑफ गन्स का भी टाइटल मतलब ये भी सब कुछ वापस कर दिया था। और फिर इन्होंने एक आर्मी बनाई जो थी स्वदीन कहलूर दल। स्वदीन कहलूर दल, ये आर्मी उन लोगों के लिए थी जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट बनेगा, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का पार्ट बनेगा या बिलासपुर रियासती प्रजामंडल का पार्ट बनेगा, उनको सप्रेस करने के लिए इसने स्वाधीन कहलूर दल बनाया था। इसका मतलब ये बिल्कुल अगेंस्ट था। लोग अगर कोई भी डिमांड करते हैं तो ये नहीं चाहता था, ये अपने ही तरीके से जो है अपना एरिया चलाना चाहता था। बट बहुत सारी डिस्कशंस हुई, हम पढ़ेंगे भी आगे के चैप्टर, आगे के उसमें जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, आज ही हम कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पे डिस्कशंस हुई और एंड में हार के इसको जो है हिमाचल में अपने आप को ऐड करना ही पड़ा। सबसे बाद में थी ना पार्ट सी में बिलासपुर अलग थी और हिमाचल अलग था, और बाद में बिलासपुर जो है 1 जुलाई 1954 को जो है वो हिमाचल का हिस्सा बना। और इस टाइम पे राजा कौन थे? राजा आनंद, जो हम पढ़ रहे हैं वही। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आते हैं रामपुर बुशहर मूवमेंट। रामपुर बुशहर मूवमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर मेनली आज तक जो क्वेश्चन मैंने देखे ना यहीं से देखे। दुज्जम, ये दुज्जम जो है वो 2-3 बारी मैंने पेपर में देख रखा है। जो इन्होंने है रामपुर बुशहर में जो है दुज्जम मूवमेंट शुरू हुआ था 1906 में लोगों के द्वारा। इसको जो है ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह था। क्यों शुरू किया? क्योंकि स्टेट के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे, वो जो स्टेट्स के जो फॉरेस्ट थे उसको जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। जंगलों को जो है लोग एक्सप्लॉइट, ब्रिटिशर्स के लोग जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंसान आते हैं रामपुर बुशहर में, पंडित पदम देव। पंडित पदम देव ने जो है 1920s में स्ट्रगल शुरू किया था। रीत, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, इन सबके अगेंस्ट जो था पदम देव ने एक्शंस लिए थे। और पंडित पदम देव जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, इन्होंने जो है सैमुअल इवेंट्स को जो है वो कन्वर्ट कर दिया था हिंदुइज्म में। जब बाद में जो है सैमुअल इवेंट्स का नाम क्या बन गया? सत्यानंद स्टोक्स। कोटगढ़ में सत्यानंद स्टोक्स ने जो है वो बैगर के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल शुरू किया। बैगर क्या होती है? एक ऐसा फोर्स लेबर जहां पे जो है लोगों को से काम कराया जाता है, उनको ढंग की तनख्वाह ना देकर, मतलब काम ज्यादा करा दिया और तनख्वाह कम रख दिया, उसको बैगर बोलते हैं। तो बैगर जो है कोटगढ़ में आपके सत्यानंद स्टोक्स ने हेल्प करवाई थी उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, हिमाचली रियासती प्रजामंडल, वेरी इंपॉर्टेंट।
डेट पूछी जाती है पेपर में। हिमाचली रियासती प्रजामंडल कौन से ईयर में बना था? 1938, दिसंबर 1938 में। इनका काम था कि जितनी भी पॉलिटिकल और सोशल वर्क हो रहा था उनको ढंग से कराना हमारे हिमाचल में। इसके फाउंडिंग मेंबर्स के याद करने हैं, बहुत जरूरी। ठीक है, 2-3 भी याद रहेंगे तो ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आ गया, वरना याद कर लो। सर्वश्री चिरंजीवी लाल वर्मा, भागमाल सौठा, पंडित पदमदेव, गोविंद सिंह, ज्ञानचंद टोटू, सूरत प्रकाश, देवीदास मुसाफिर, भास्कर नंद, मनशाराम, हीरा सिंह और सीताराम। ये कुछ फाउंडिंग मेंबर्स थे आपके हिमाचली रियासती प्रजामंडल के। ठीक है, अब हिमाचल रियासती प्रजामंडल जो थे वो आपकी पब्लिक मीटिंग्स जो है वो अरेंज करता था अलग अलग जगहों पे, और डिस्कशंस करता था कि कैसे जो है सोशल और पॉलिटिकल वर्क्स को जो है वो प्रमोट किया जाए। याद रखना, इसके सेक्रेटरी कौन थे? पंडित पदमदेव। अभी आपको बहुत सारा आएगा, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, HHHRC अभी मैं पढ़ा रही हूँ। तो अभी आप सिर्फ हिमाचल रियासती प्रजामंडल देखो, इसके सेक्रेटरी कौन थे? पंडित पदमदेव। फिर रामपुर बुशहर में एक मूवमेंट शुरू किया गया, भाई दो ना पाई दो मूवमेंट। ठीक है, याद रखना, भाई दो ना पाई दो मूवमेंट जो है वो आपके रामपुर बुशहर से एफिलिएटेड है, जिसकी वजह से प्रजामंडल के लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो पंडित पदमदेव थे वो तो शिमला से काम करते थे। ठीक है, वो आपके रामपुर बुशहर के अंदर नहीं, वो शिमला से काम करते थे। पर अगर हम बात करें रामपुर बुशहर के अंदर वर्किंग जो विद इन द स्टेट काम कर रहे थे वो थे घनश्याम और सत्यदेव बुशहरी। तो अब रामपुर बुशहर में आपको नाम कौन कौन से आगे? पंडित पदमदेव, घनश्याम, सत्यदेव बुशहरी, याद रखना। अब सत्याग्रह प्रजामंडल मूवमेंट ने जो है सत्याग्रह शुरू किया मार्च 1947। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड यही देखो कि ये वही टाइम है जब आपके प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो इंडिया में जोड़ने की बात की जा रही थी। अब इस सत्याग्रह में क्या हुआ? अरेस्ट किए गए, फायरिंग की गई। ठीक है, तो ये सब जो है हुआ। एंड में क्या हुआ? एक डिमांड मानी गई किसकी? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने की। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने की बात की गई, लेकिन हुआ क्या? आगे जाकर इंटरिम काउंसिल जो है वो बनी 18 मई 1947 में। ईयर याद रखना है, 18 मई 1947 में इंटरिम काउंसिल वाज नॉमिनेटेड विदाउट प्रजामंडल मूवमेंट। ये लड़ाइयां चल रही थी, लोग लड़ रहे थे, तो यहाँ पे एक इंटरिम काउंसिल बनाने की बात की गई, लेकिन उसमें प्रजामंडल को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। प्रजामंडल वही लोग थे जो मिलके जो है वो अपने रूलर्स के अगेंस्ट डिमांड रखते थे, और अगर वो नहीं मानते थे तो उनको ओवरथ्रो करके खुद जो है वो इसी हिस्से में जो है वो अपना हेड करना शुरू करते थे। बट यहाँ पे हुआ, इंटरिम काउंसिल बनाने की बात कर दी गवर्नमेंट ने 18 मई 1947 को, पर यहाँ पे प्रजामंडल को इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो इन्होंने एजिटेशन शुरू कर रखी है, लड़ते रहे। फिर जो है बट व्हेन इंटरिम काउंसिल डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शन फॉर विधान परिषद, फिर अक्टूबर 1947 में जो है इंटरिम काउंसिल ने बोला कि ठीक है, हम विधान परिषद के इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। वहां पे क्या हुआ? प्रजामंडल ने बोला कि ठीक है, हम कोऑपरेट करेंगे, और प्रजामंडल जो है वो रामपुर बुशहर में सारी की सारी सीटें जीती, जिसकी वजह से रामपुर बुशहर फिर किसका पार्ट बना? हिमाचल का। और अगर मैं बात बताऊं आपको, आपको पता होगा कि लास्ट राजा कौन थे बुशहर के? वीरभद्र के फादर, मैंने बताया भी था। ठीक है, तो ये याद रखना। हाँ, तो ये आपका था रामपुर बुशहरा का ये सारा, कि कैसे जो है लड़ाइयां हुई, फिर इंटरिम काउंसिल की बात की गई, फिर क्योंकि उसमें प्रजामंडल की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, फिर विधानसभा सभा ने बोला कि हम इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, और फिर उसमें प्रजामंडल ने बोला ठीक है, तुम इलेक्शन कंडक्ट कराओ, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे जिसमें प्रजामंडल ही जीत गई। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रजामंडल ही जीत गई तो फिर राजा ने बोला फिर मेरा क्या काम, जब लोगों ने प्रजामंडल को ही चुन लिया। ठीक है, वैसे तो ये जो लोग जो थे ना राजा, ये चाहते नहीं थे, इसमें रामपुर बुशहर के भी थे जो नहीं चाहते थे आपके इंडियन यूनियन में जुड़ना, जो नहीं चाहते थे कि आपके इंडियन यूनियन में अगर जुड़ेंगे भी फिर भी क्या सॉवरन रहना चाहते थे। ठीक है, कि हम जो होंगी, राजा जो है एरिया पे रूल करेंगे, ये पावर जो है वो लोगों को नहीं देना चाहते थे। अभी हम पढ़ेंगे कि एंड में जो है कैसे जो है ये लोग हामी भरे। नेक्स्ट आते हैं चंबा एजिटेशन। चंबा की बात करते हैं। चंबा में एजिटेशन सबसे पहले भटियात वजीरियत में शुरू हुई 1896 में। ठीक है, यहाँ पे भी वही हुआ कि रेवेन्यू कलेक्शन जो थी अनजस्ट थी, बेगर था, गवर्नमेंट ने पर ये लड़ाइयां सप्रेस कर दी।
फिर यहाँ पे कुछ लोग जो थे चंबा से चले गए और उन्होंने लाहौर हेडक्वार्टर बनाया किसका, चंबा पीपल्स डिफेंस लीग। मतलब 1932 में चंबा पीपल डिफेंस लीग बनी जिसका हेडक्वार्टर था लाहौर में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईयर याद करना, ये आ सकता है। फिर चंबा सेवक संघ बना 1932 में। इन 1936 में इनका मेनली काम ये था कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सेवक संघ इसलिए बना था, चंबा में लगी थी बहुत ही भयंकर आग। तो उस आग से लोगों को मतलब सर्विसेज और असिस्टेंट और विक्टिम जो थे उनको जो है उस आग से असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये चंबा सेवक संघ बनी थी। तो इन बट आगे जाके क्या, सेवक संघ जो थी वो थोड़ी पावरफुल होगी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम क्या करें और चीजों में भी थोड़ा अपनी भागीदारी दें और मतलब स्टेट में हेल्प करें कि अगर रूलर्स कुछ गलत करते हैं तो उनके अगेंस्ट जब आवाज उठाए। तो इन्होंने फिर आगे जाके जो है वो इश्यूज को हाईलाइट करना शुरू किया। बेगर, इन्होंने बोला कि बेगर को हटाया जाए, और इन्होंने बोला कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए। इन्होंने बोला कि उन्हीं परमिशन ऑफ ओनली लीगली क्वालिफाइड लीडर्स टू प्रैक्टिस इन ऑल स्टेट कोर्ट्स। मतलब जो लोग लीगली क्वालिफाइड है उन्हीं को जो है कोर्ट में जो है वो वकीलों के उस पे काम करने की दी जाए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाए। सन ऑफ द सॉइल टू द पोस्ट इन द स्टेट, जितने भी स्टेट्स में कोई पोस्ट है वहां पे सन ऑफ द सॉइल मतलब उस जगह के जो लोग हैं उन्हीं को जो है वो अपॉइंट किया जाए। ठीक है, लेकिन सेवा संघ जो हो गया वो बैन हो गया। फिर इन्होंने अपनी एक्टिविटीज डलहौजी को शिफ्ट कर दी। बाद में चंबा रियासती प्रजामंडल बना। इसको छोड़ना होगा, सिर्फ आप स्टोरी याद रख लो, बस आपको ये याद रखना है कि चंबा रियासती प्रजामंडल के मेंबर्स कौन कौन थे। विद्यासागर, विद्याधार, गुलाम रसूल और पृथ्वीचंद। बस आपको नेम्स याद करने हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। विद्यासागर, विद्याधार, गुलाम रसूल और पृथ्वी चंद। ठीक है, फिर इनकी जो डेलीगेशंस है वो गई, इन्होंने ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ऑफ लुधियाना अटेंड की। बट हुआ क्या, जो चंबा रियासती प्रजामंडल थी उसको बैन कर दिया गया। फिर से इन्होंने अपना हेडक्वार्टर चंबा में शिफ्ट किया। फिर जब आपकी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो 1946, जो हमने पढ़ा अभी मंडी में हमने पढ़ा ना 8 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में 1946 में प्रजामंडल की काउंसिल, हाँ वही है ये। जब यहाँ पे हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल 1946 में ऑर्गेनाइज की गई तो इस काउंसिल में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और फिर चंबा स्टेट जो है उसकी पीपल्स फेडरेशन भी बनी 1946 में। और आपके चंबा को इस काउंसिल के बाद अटेंड करने के बाद इसको मर्ज कर दिया गया इंडियन यूनियन में। कुछ बातें हुई होगी जिनमें राजाओं ने माना होगा कि ठीक है जी हम अपनी जो है स्टेट जो है वो देने को तैयार है, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन के अंदर लोकतंत्र चलाने को तैयार है। तो यहाँ पे ऐसे जो हुआ चंबा एड हुआ। यहाँ पे पूरा नहीं है, बुक्स में भी पूरा नहीं दिया हुआ अभी क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो मैं ऊपर ऊपर से आपके लिए जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वही कर रहे हैं, वरना हम जो है क्लास में कर चुके हैं मैम। एग्जाम होने के बाद आप सारा जो है ना ये सारा दोबारा से देख लेना। ठीक है, क्रोनोलॉजी यही है, स्टोरी यही है, बट डीप में आपको वही क्लास जो है रिकॉर्डेड है वो देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाओ धामी ट्रेजेडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। धामी ट्रेजेडी जो है वो 1939 में हुई। ठीक है, ये 1939 में हुई, लेकिन अभी हम धामी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि धामी में चल क्या रहा था। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी रूलर के अगेंस्ट जो थे वो बहुत सारे ग्रीवियंसेस थे। लोगों की डिमांड थी, देखो ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, ये डिमांड जो थी वो आपकी स्टेटमेंट में फॉर्म में पूछी गई थी। तो यहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि बैगर को हटाया जाए, लैंड रेवेन्यू को 50% रिड्यूस किया जाए, ये लाइन आई हुई थी पेपर में। रियासती प्रजामंडल जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, मतलब जो हमारे राजा है वो उसको मान्यता दे, रिकॉग्नाइज करें, ये कहा गया। और सिविल लिबर्टीज ग्रांट की जाए। तो यहाँ पे हुआ क्या, 1937 में प्रेम प्रचारणी सभा बनी। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ईयर कंफ्यूज नहीं होना। प्रेम प्रचारणी सभा जो है वो 1937 में बनी। फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया 1939 13 जुलाई को ये बनी धामी रियासती प्रजामंडल। समझ आया? पहले ये प्रेम प्रचारणी सभा थी, फिर बाद में क्योंकि प्रजामंडल चल रही थी तो इनके नाम चेंज कर दिए धामी रियासती प्रजामंडल। इसको लेट किया श्री सीताराम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि श्री सीताराम जो है वो कौन से मूवमेंट से, मतलब कौन से एरिया से एफिलेटेड है। तो श्री सीताराम जो है वो आपके धामी से रिलेटेड है। फिर इन्होंने वहां के राणा कौन थे जब ये डिमांड रखेगी, राणा दलीप सिंह। धामी के राणा थे दलीप सिंह।
जब ये धामी रियासती प्रजामंडल बन गई तो इन्होंने इनमें से 3 डिमांड्स रखी। बैगर को हटाया जाए, लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए और आपके प्रजामंडल को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाए। और ये सारी की सारी डिमांड्स क्या कर दी, राणा दलीप सिंह ने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। जिसकी वजह से 16 जुलाई 1939 को 7 मेंबर्स भागमाल सोठा के साथ क्या करते हैं, धामी की तरफ बढ़ते हैं राणा को फिर से अपनी डिमांड्स के को लेके, ठीक है। मतलब भागमाल सोठा 7 और बंदों को और लेके जाते हैं और फिर से ट्राई करते हैं अपनी डिमांड्स रखने के पास राणा के पास। पर होता क्या है, एक जगह थी गनहटी, वहां पे जो है, हाँ जी, हाँ जी, भागमाल सोठा, हाँ 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 हाँ, भागमाल सोठा, हाँ भागमाल सोठा इसी को मतलब धामी वाले एरिया में ही थे। तो याद रखना, भागमाल सोठा, श्री सीताराम, ठीक है। अब भागमाल सोठा हम आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे देख लो। अब भागमाल सोठा जो है वो 7 बंदों को लेके फिर से राणा के पास जाते हैं। पर गनहटी एक जगह होती है जहाँ पे भागमाल सोठा को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, लोगों पे लाठी चार्ज किया जाता है, गोलियां चलाई जाती है, जहाँ पे 2 लोगों की मौत हो जाती है, उमादत्त और दुर्गा। याद रखना, इसको बोलते हैं धामी गोली कांड, हिंदी में इसका नाम है धामी गोली कांड। तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को, याद रखना। तो यहाँ पे अब क्योंकि गोलियां चल पड़ी तो यहाँ पे लोगों ने डिमांड की कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाई जाए। पर राणा ने कोई वो ही नहीं किया कि इंक्वायरी बैठेगी, उसको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसको पता था चला तो मैं रहा हूँ स्टेट, ठीक है। तो एक डिप्यूटेशन थी, राजकुमारी, के.एस. सोठा, सर्वरी सीताराम भास्करन, ये सारे गांधी जी को मिले। गांधी जी और नेहरू जी डिमांड ऑफ प्रजामंडल तो मान रहे थे, पर वो ना छोटी सी स्टेट में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेट करने के अगेंस्ट थे, ठीक है। वो चाहते थे कि अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो तो कोई स्टेट बड़ी हो जिसके अंडर है, पर एक छोटी सी स्टेट में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करने के अगेंस्ट जो थे वो गांधी और नेहरू थे। क्योंकि यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि हमें राणा नहीं चाहिए, हमें राणा नहीं चाहिए, हमें आजाद करो, हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ। गांधी और नेहरू इसके अगेंस्ट तो थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये जो गोलियां चली है इसकी इंक्वायरी की जाए, ठीक है। उनको लगा कि ये जो गोलियां थी ये अनजस्ट थी, ये नहीं होना चाहिए था। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो आपके जो है रिपोर्ट लाने के लिए भेजते हैं किसको, शांति स्वरूप धवन को। और ये जो शांति स्वरूप है ये राणा को भी मिलते हैं, लोगों को भी मिलते हैं। और फिर एक कमेटी बिठाई जाती है 30 जुलाई 1939 को। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने रिपोर्ट के लिए किसको भेजा, शांति स्वरूप धवन को। फिर जो है एक कमेटी बिठाई गई 30 जुलाई 1939 को, जिसको हेड किया लाल धूनी चंद अम्बालवी ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है नाम। और 2 अदर्स मेंबर थे, देवी सुमन और श्याम लाल खन्ना। क्लास खत्म होने के बाद एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेना, आई होप तब ज्यादा समझ आएगा। अभी तो रिवीजन चली है, बीच बीच में कुछ ईयर्स आप लोगों को ऐसे क्रोनोलॉजी में याद नहीं हो रहे होंगे, बट 30 जुलाई 1939 को ये बैठी और कमेटी ने बोला गया कि ये जो आपकी गोलियां चली है इसको जो है इंक्वायर करेंगे हाई कोर्ट के जज। अगर कोई हमारे को गिल्टी मिलता है तो उसको पनिश किया जाए और यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जाए। यहाँ से एक चीज तो समझ आ गई थी कि जो है राणा जो है अपनी मनमर्जी करते। एक पॉइंट तो यही हुआ ना कि यहाँ से समझ आ गया था, मतलब मतलब अगर हम गांधी जी नेहरू जी बात करें, ऐसे तो वो आपके दिल्ली में बैठ के सब कुछ कर रहे थे ना, मूवमेंट चलाए हुए थे, बट उनको इतना तो समझ आ गया था कि जो राजा है या राणा है वो लोगों को तंग तो कर रहे हैं। अगर गोली तक चलने की बात आ गई है तो मतलब कुछ ना कुछ तो जो है अगेंस्ट हो रहा है। तो वहां से एक आइडिया तो चल पड़ा था कि प्रिंसली स्टेट जो है उसको अबॉलिश करना ही करना है। ये इंपॉर्टेंट है आपका धामी ट्रेजेडी का। अब ध्यान से सुनना, धामी ट्रेजेडी में इतना बड़ा जो डिसीजन लिया गया कि चलो राणा के पास चलते हैं, क्या पता वो हमारी डिमांड्स मान ले, वो उनको आइडिया है कुनिहार स्ट्रगल से। बताऊंगी क्यों आया। कुनिहार स्ट्रगल में, कुनिहार ही एक ऐसी स्टेट थी जिसके जब लोग उनके राणा के पास, ठीक है, जो थे हरदेव सिंह, उनके पास डिमांड लेके गए, तो यही ऐसे राणा थे जिन्होंने जो है इनकी डिमांड्स मान ली थी। तो मतलब बाकियों को भी, धामी को भी लगा कि जब कुनिहार के राणा ने उनकी डिमांड्स मान ली है तो क्या पता हमारे राणा भी मान ले। तो पहले कुनिहार स्ट्रगल में राणा की डिमांड्स, मतलब हरदेव सिंह जो थे उन्होंने जो है राणा के अगेंस्ट जो थे, हरदेव सिंह जो थे कुनिहार के राणा थे जिसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज उठाई 1920 में, ठीक है। यहाँ पे लीडर्स को चार्ज किया गया, इम्प्रिजन किया गया
और कुनिहार प्रजामंडल बना। याद रखना, कुनिहार प्रजामंडल जो है वो कुनिहार में नहीं बना, वो बना था शिमला में 1939 में। उन्होंने भी डिमांड रखी कि पॉलिटिकल वर्कर्स को जिन्होंने को तुमने पकड़ लिया उनको रिलीज किया जाए। यहाँ पे इनकी 25% डिमांड थी। धामी में कितनी थी? 50 लैंड रेवेन्यू की, और यहाँ पे थी 25% की लैंड रेवेन्यू को 25% कम किया जाए, और जो बैन लगाया है तुमने प्रजामंडल को उसको हटाया जाए और रिफॉर्म्स कमेटी बिठाई जाए। लीडर जो थे वो थे बाबू कांशीराम। ठीक है, याद रखना, कांशीराम जो है वो आपके कुनिहार के मूवमेंट से एफिलेटेड है। अब हुआ क्या, राणा ने जो है इन सब की डिमांड्स मान ली थी 9 जुलाई 1939 को। ठीक है, 9 जुलाई 1939 को इनकी डिमांड्स मान ली। इसीलिए आपके धामी के लोगों को भी लगा कि क्या पता हम गए तो हमारी डिमांड्स भी मान ली जाए, लेकिन वहां पे उल्टा ही हो गया। वहां का राणा इतना खतरनाक था, उसने क्या चला दी? गोलियां। ठीक है, तो पहली विक्ट्री थी डेमोक्रेटिक फोर्सेस की अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूलर। रूलर तो यहाँ का भी ऑटोक्रेटिक था अपने खिलाफ, लेकिन पहली विक्ट्री कौन सी आपकी स्टेट में देखी गई? कुनिहार में। याद रखना, ठीक है, मतलब प्रिंसली जो छोटी स्टेट थी। अब आते हैं ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ये है वो ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि बिलासपुर के जो उदयपुर सेशन को जो है वहां के जो लीडर्स थे छोटे छोटे, उन्होंने जो लीडर्स थे उन्होंने चुपके से अटेंड किया था। तो वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी क्या? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी जो सबसे पहले 1927 में हुई मुंबई में। ठीक है, ये आउटकम था सारे लीडर्स का। जब लोकल मूवमेंट चले हुए थे, लीडर्स जो थे वो आपके एक्टिविस्ट जो थे वो लड़ रहे थे डेमोक्रेटिक राइट्स के। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे थे अपने प्रिंसली स्टेट्स के, प्रिंसली स्टेट से कि हमें जो है डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाए। ठीक है, उस केस में जो है एक ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस स्थापित की गई 1927 में मुंबई में। ठीक है, तो इसको जो प्रेसिडेंट थे वो थे दीवान बहादुर रामचंद्र रॉय। ठीक है, इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ द प्रजा मूवमेंट इन द प्रिंसली स्टेट्स अंडर ब्रिटिश राज। मतलब यहाँ ये एसोसिएशन थी प्रजा मंडल्स की, कि जितने भी लोग जो है जो अपने प्रिंसली स्टेट्स में कुछ ना कुछ वो चाहते हैं वो यहाँ पे आते थे एसोसिएशन, और ये फिर प्रजामंडल को कुछ ना कुछ समझाते थे कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। ठीक है, तो these प्रजामंडल्स वर एस्टेब्लिश ऑल ओवर इंडिया sought to introduce रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इन प्रजामंडल मूवमेंट्स का काम क्या करना था? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करने का। मतलब ये कुछ लोग होंगे, लीड करेंगे, और फिर वो अपनी स्टेट में जो है प्रदर्शन करेंगे। प्रिंसली स्टेट जो मतलब राजा जो है वो अपने स्टेट की बात नहीं मानेगा तो उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और राजा को मनवाएंगे कि वो अपनी गद्दी छोड़ दे, और अब जो है लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, रूल करेंगे। मतलब हम जो है प्रजा मंडल्स के लोग जो हैं हम जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करेंगे। ये जब ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई तब यहाँ पे आइडिया आया हिमाचल के लोगों को भी। मतलब हिमाचल के भी कुछ प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पे प्रजामंडल बननी शुरू हुई। जैसे हमने थोड़ी सी बात करी थी, चंबा होगी, मंडी होगी, बिलासपुर होगी, तो ये सारी प्रजामंडल जो है वो हिमाचल में भी बनने लगी। ठीक है, याद रखना, हिमाचल हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस। अब आपको एक पॉइंट आया होगा, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही आपको कराया हिमाचल हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस। हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस जो है वो 1939 में हुई, कराया था पीछे ही अभी। इस हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि हम भी जो है वो प्रजामंडल मूवमेंट्स बनाएंगे। अब मतलब इनको आइडिया आ गया ना कि पीपल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसमें प्रजामंडल मूवमेंट की बात हो रही है, कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है। तो कुछ कुछ हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई 1939 में, यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि हम भी प्रजामंडल मूवमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रजामंडल मूवमेंट बनी। बहुत सारी प्रजामंडल मूवमेंट बनती गई। फिर एंड में ये डिसाइड किया गया कि हम जो है सारी प्रजामंडल को एक साथ जोड़ देंगे। मतलब अपने अपने एरिया में वो प्रजामंडल से जुड़ जाएगी। वैसी ही एक प्रजामंडल आपकी हिमालयन हिल स्टेट्स में भी बनी, वो थी हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल। समझ आया? ये वैसा है जैसे, ऐसे नहीं सुना होगा आपने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और उसके अंदर आगे पीजी कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, एफिलिएशंस होती है। टॉप में अगर हमारे को डिग्री मिलती है तो हमारे को मेन यूनिवर्सिटी की मिलती है, बाकी सारे कॉलेज होते हैं उसकी एफिलिएशंस होती है। वैसे ही ये था, मेन जो थी वो थी ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस, और इसकी एफिलिएशंस थी ये छोटी छोटी काउंसिल्स। तो मतलब हिमाचल के जो एरिया के स्टेट्स थी,
हिल स्टेट्स थी, मतलब हिमालयन हिल स्टेट्स थी, उनकी जो काउंसिल थी प्रजामंडल मूवमेंट की जुड़ के जो एक काउंसिल बनी, वो थी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, जिसके सेशन हम ऑलरेडी मंडी में भी पढ़ चुके हैं, 8 to 10 मार्च 1946। ऑफिस जो था इनका मंडी था, फिर वही चीज 48 प्रिंसली स्टेट्स ने इसको अटेंड किया, जिसमें टेहरी गढ़वाल से शिमला तक के थे। टेहरी गढ़वाल मतलब उत्तराखंड वाला एरिया। प्रिसाइड किसने किया था? जेएस ढिल्लों ने। यहाँ पे जो है, हाँ, यहाँ पे जो है ये डिसाइड हो गया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स बनेगी, और ऑलरेडी हम वो सब पढ़ चुके हैं जितने भी हमने मूवमेंट्स पढ़ा, कि इसी रीजनल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है काफी सारे राजा जो थे, रानास थे, वो मान चुके थे कि हम जो है अपनी स्टेट को किसमें डालने को तैयार है? हिमाचल में, इंडियन यूनियन का पार्ट बनाने को तैयार है। समझ आया? बाद में इन सब की हिमाचल स्टेट्स को जो है वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है इंटीग्रेट कर दिया 1945 में। अब याद रखना, हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के कुछ फैक्ट्स। पहला, प्रेसिडेंट का ऑफिस कहां था? मंडी। जनरल सेक्रेटरी का ऑफिस था शिमला में। इसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाएगी उदयपुर सेशन में ही, उदयपुर में ही। एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे श्री शिवानंद पूर्णानंद मंडी, श्री स्वामी पूर्णानंद ऑफ मंडी। मतलब हिमाचल हिल स्टेट काउंसिल के जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनी, उसके प्रेसिडेंट थे श्री स्वामी पूर्णानंद ऑफ मंडी। जनरल सेक्रेटरी थे पदम देव, और वाइस प्रेसिडेंट थे श्यामचंद नेगी ऑफ टेहरी गढ़वाल। ठीक है मैम, थोड़ा मैं जल्दी बोल रही हूँ, थोड़ा सा एरर हो सकता है कहीं भी बोलने में, बट ट्राई करना। आप इस क्लास को खत्म होने के बाद रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगी, फिर आप देखना कि लाइन वाइज क्या क्या चीजें थी, ठीक है, रिवीजन के लिए। अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ HHSRC, अब हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की कॉन्फ्रेंस हुई। अब इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है दोबारा जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें डिसाइड किया गया कि हम जो है हमारे प्रेसिडेंट चुनेंगे। ठीक है, हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रेसिडेंट जो है चुनने के लिए डिसाइड किया गया कि हम जो है इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, सुपरविजन किसके तहत होगी? HL मासूलकर के द्वारा, और इलेक्शंस हुए 1 मार्च 1946 को। 31 अगस्त और 1 सितंबर 1946 को जो नाहन में कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी की, HHSRC की, उसमें डिसाइड किया कि हम इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। इलेक्शंस कंडक्ट हुए 1 मार्च 1947 को, और इलेक्शंस कंडक्ट कराने के बाद आपके प्रेसिडेंट बने यशवंत सिंह परमार, और जनरल सेक्रेटरी बने पंडित पदम देव। ठीक है, बट वहां पे ऐसा हुआ कि लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा कि इलेक्शंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पे कुछ लोग जो थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को रखा हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के अंडर ही, बट उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को सबऑर्डिनेट बॉडी बना दी, जिसका नाम रखा हिमाचल हिल स्टेट सब रीजनल कॉन्फ्रेंस। कि जो बीच में ये इलेक्शंस के इशू के बीच में जो है आपके मीटिंग्स कंडक्ट नहीं हो पा रही थी, इसकी इंक्वायरी चल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि उस वैक्यूम को फिल करने के लिए हम जो है सब रीजनल कॉन्फ्रेंस बनाए, जो कि सबऑर्डिनेट बॉडी थी, अलग से नहीं थी, उसी के तहत जो थी सबऑर्डिनेट बॉडी थी। अब हुआ क्या, हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल मान गया सारी स्टेट्स को क्या करने के, हिमालयन हिल स्टेट के अंडर। हम ऑलरेडी ये प्रिंसली स्टेट्स वाला पॉपुलर मूवमेंट्स में पढ़ चुके हैं। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में सब के सब मान गए अपनी स्टेट को एक यूनियन में डालने के लिए, जो था हिमालयन हिल स्टेट। मतलब हिमालय की एक स्टेट होगी जिसके अंदर सारी प्रिंसली स्टेट जो होगी ऐड हो जाएगी, जैसे अभी भी है हिमाचल जो अभी बना है, कितनी सारी प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ के बना है। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस में भी बताया है, यहाँ के जो राजा थे ना वो नहीं चाहते थे, ठीक है, वो इकट्ठे होके हिमाचल एक हिमालयन हिल स्टेट बनाना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे वही हुआ कि अब जो है ये दो हिस्सों में टूट गए। जो तो चाहते थे मर्ज करना, कि अब जो है हिमाचल जो है सारी प्रिंसली स्टेट जो है वो हिमाचल में मर्ज हो जाएगी, और राजा जो है वो अपने आप को, मतलब राजा जो है वो राजा नहीं रहेंगे, सारी पावर जो है लोगों के पास चल जाएगी। तो जो लोग थे वो थे यशवंत सिंह परमार, पंडित पदमदेव और बुशहर, शिवानंद रमोल ऑफ सिरमौर, दौलत राम संख्यान ऑफ बिलासपुर, संत राम ऑफ कांगड़ा, और स्वामी पूर्णानंद। ये सारे के सारे चाहते थे कि जो आपके हिमाचल प्रिंसली स्टेट्स है वो हिमालयन हिल स्टेट में जुड़ जाए, और वहां पे जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें।
लेकिन वहीं पे दूसरे जो चाहते थे कि कॉन्फेडरेशन रहे, हिमालयन जो है वो इंडिया का पार्ट तो बन जाए, लेकिन राजा जो है वो रहने चाहिए, मतलब एक ना कॉन्फेडरेशन रहनी चाहिए। वो थे सत्यदेव बुशहरी, सूरत राम प्रकाश, तेज सिंह निधारक, भास्कर नंद और भागमाल सौठा। ठीक है, याद रखना, भागमाल सौठा। तो ये जो सारे थे ये क्या चाहते थे, आपका प्रो कॉन्फेडरेशन चाहते थे। अब ध्यान से सुनो मैम, आप अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भागमाल सौठा भी क्या धामी के साथ लिंक्ड है? तो नहीं, भागमाल सोठा जो है वो आप जैसे जैसे नेहरू जी ले लो, गांधी जी ले लो, ठीक है, ये प्रोमिनेंट फिगर थे, तो ये इनको कहीं भी लगता था कि किसी भी एरिया में कुछ गड़बड़ होने जा रही है, तो ये एज अ हिमाचल के लीडर जो है उसमें लड़ने जाते थे। तो ये भागमाल सोठा जो थे वो आपके धामी ट्रेजेडी के साथ लिंक्ड करते हैं, पर ये धामी के नहीं थे, ये जुब्बल के थे आपके। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये बंट गए, कुछ चाहते थे कि प्रो कॉन्फेडरेशन हो और कुछ चाहते थे कि अलग से जो है आपका हिमाचल जो है, हिमालयन हिल स्टेट्स में जो है सारी की प्रिंसली स्टेट जुड़ जाए, और यहाँ पे जो है ये जो है प्रो कॉन्फेडरेशन चलाई जाए। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों को जो है वो मतलब उसमें हक में नहीं लिया गया। यहाँ पे लिख रखा है HHSRC criticized the scheme of confederation at being proposed by the princes for it did not take people into confederation। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि प्रिंसेस ने बोल दिया कि हम कॉन्फेडरेशन बनाएंगे, लोगों को लिया ही नहीं, अपने आप ही लगे हुए हैं राजा आपस में डिसाइड करने की हम ये करेंगे ये करेंगे, लोगों को लिया नहीं, तो लोग फिर भड़क गए और उसी की वजह से लोगों ने जो क्या करा, आपके मूवमेंट्स किए जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे यही था कि जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक हिमाचल की पे डिसाइड नहीं किया गया, और हुआ यही कि आपके इंडिपेंडेंस हुई, मर्जर ऑफ हिल स्टेट्स विद ईस्ट पंजाब, ये बोला गया कि आपके जो है हिल स्टेट्स को मर्ज कर दिया जाए ईस्ट पंजाब के साथ, और ये चीज ना ही रूलर्स को पसंद आई ना ही यहाँ के लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, आगे जाके इंडिपेंडेंस हो गई थी, उसके बाद प्रिंसेस ऑफ जो आपके शिमला हिल स्टेट्स के प्रिंसेस थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है कॉन्फेडरेशन बनाएंगे बिना लोगों की सहमति से, लोगों का कुछ नहीं माना, अपने आप ही डिसाइड करके बोला कि हम तो कॉन्फेडरेशन बनाएंगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जनवरी 1947 को दिल्ली में रेजोल्यूशन पास करेंगे शिमला हिल स्टेट यूनियन बनाने का। ठीक है, यहाँ पे हिल स्टेट यूनियन सारे जो है वो चाहते थे राजा मिलके एक यूनियन बना दे, बट वो लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया उसमें, तो ये यशवंत सिंह परमार को पसंद ही नहीं आया। तो आगे हुआ क्या, यहाँ पे इशू कर दी गई इंस्ट्रक्शंस, आप सभी को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, जब ये सब चल रहा था तो उसमें एक बात ये भी कही थी कि अलग अलग जो एरिया है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखेंगे, फिर एक सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा, है ना। तो वहां पे भी हिमाचलों ने इन्होंने प्रिंसली स्टेट ने बोला कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और इन्होंने दिल्ली में ये बोल दिया कि 26 जनवरी 1948 को हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का इनोग्रेट पहला सेशन रखेंगे। तो उससे पहले पहले सारे जो एरिया है वहां पे जो है इलेक्शंस कंडक्ट करा दिए जाए। आपको भी पता है आप हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है उसमें हमने जो है पहले रिप्रेजेंटेटिव चुने, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर चुने, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी हुआ, इन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी इलेक्शंस कंडक्ट कराओ, मेंबर्स बनाओ, और वो मेंबर जो है फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होंगे और वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो उन्होंने एक डेट डिसाइड कर ली 26 जनवरी 1948 कि इस दिन जो है वो हम कांग्रेस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन का पहला सेशन रखेंगे। सोलन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हुई वो जो असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कब 26 जनवरी से लेके 28 जनवरी 1948, जिसके चेयरमैन कौन बने, दुर्गा सिंह ऑफ भगाड़। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठ गई 26 जनवरी को, जिसके आपके चेयरमैन बने दुर्गा सिंह ऑफ भगाड़। इस असेंबली में ये डिसाइड कर लिया गया कि हम बनाएंगे यूनियन ऑफ स्टेट, सारे राजा जो है वो एक यूनियन बना देंगे। यहाँ पे एक नेगोशिएटिंग कमेटी भी बिठाई गई 8 मेंबर की, जिसके प्रेसिडेंट ये खुद थे, और वाइस प्रेसिडेंट बने आपका ठाकुर सेन नेगी। और सोलन ही में ही पब्लिक मीटिंग में ये अनाउंस कर दिया गया कि हम हिमाचल प्रदेश बनाने की हिमाचल प्रदेश बनाने की अनाउंसमेंट जो है वो सोलन में ही कर दी गई। अब ध्यान से सुनना नोट जो मैंने लिख रखा है, राजा दुर्गा सिंह ट्राई टू रिमूव द मिसगिविंग अबाउट फ्यूचर स्टेटस ऑफ एचपी एंड डिक्लेयर्ड इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। राजा दुर्गा सिंह ने ये तो बोल दिया कि हम जो है इंडिया का पार्ट बनने को तैयार है,
पर ये नहीं बताया कि हम जो है अपने आप को सॉवरन रखेंगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी यही था ना कि राजा जो थे वो थे, हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ कि ये तो बोल दिया कि इंडिया का पार्ट बनने को तैयार है। तो अब जब जवाहरलाल नेहरू, ये जो सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनको क्या, इनको तो यही था कि हाँ इंडिया का पार्ट बनने को तैयार है। पर इन्होंने आपस में, जो प्रिंसली स्टेट ने ये डिसाइड किया था कि हम तो सॉवरन रहेंगे। सारा जो है हम इंडिया जो है, इंडिया में स्टेट्स किस बेसिस पे डिवाइड है? एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे है ना। हाँ, ऐसे तो नहीं है कि कोई स्टेट सॉवरन है कि वो अपने डिसीजन खुद ही ले रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वही हुआ, दुर्गा सिंह ने ये तो बोल दिया कि इंडियन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बनने के लिए तैयार है, पर उन्होंने, ये रियलिटी उनकी ये थी कि वो इंडिया के बीच में ही एक सॉवरन स्टेट बनाना चाहते थे। ये बात जो थी वो आपके जो इंडिया के लीडर्स थे उनको नहीं पता थी। और यहाँ पे हुआ क्या, इस चीज के अगेंस्ट जो थे वो यशवंत सिंह परमार और पंडित पद्मदेव थे। और हुआ क्या, इसी मीटिंग में इन लोगों को दोनों को आने भी नहीं दिया था, क्योंकि सभी को पता था यशवंत सिंह परमार और पंडित पद्मदेव जो थे वो चाहते थे कि हिमाचल बने, प्रिंसली स्टेट हिमाचल बने, लेकिन जो है लोग, जो है लोग रूल करे, लोग जो है वो गवर्नमेंट चलाए, ना कि राजा जो है वो सॉवरन बने। तो यहाँ पे इनको अटेंड ही नहीं करने गया। जब ये सब हुआ, वहां उसी टाइम पे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग शिमला में हो रही थी, वहां पे उन्होंने ये सब बताया गया कि जो प्रपोज्ड यूनियन, जो हिमाचल का यूनियन बनना चाहिए, वो तभी स्वीकार होगा जब लोगों को पावर ट्रांसफर होगी, ठीक है, ना कि राजाओं को। और जो है अपने जो प्रिंसली स्टेट है वो अपने आप को हटा देंगे कि हम जो है हट गए, राजा ना रहे, और सारी की सारी जो स्टेट्स है वो आपके हिमाचल में मिक्स हो जाए, तभी जो है हम लोग ये जो है यूनियन स्वीकार करेंगे। यशवंत सिंह परमार ने ये बोला। लेकिन यहाँ क्या क्या हुआ, राजाओं ने मना ही कर दिया कि हम नहीं मान रहे ये, और इन्होंने एक डेट रख दी, 15 मार्च 1948, कि इस दिन को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर देंगे। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो इसका मतलब काम सेट है। रूलर्स को ये लगा, इन्होंने 15 मार्च 1948 को डेट डिक्लेयर कर दी। बट पंडित पद्मदेव और यशवंत सिंह परमार जल्दी जल्दी कहाँ गए, दिल्ली गए। 15 मार्च से पहले पहले ही ये दिल्ली चले गए। 1948 फरवरी को प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी गई। जब जवाहरलाल नेहरू, मतलब सेंटर में जो सरकार थी, उनको पता चला कि ऐसा हो रहा है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को काम दिया हुआ था ना कि आप प्रिंसली स्टेट्स को बोलो कि इंडिया में मर्ज हो। तो जब उनको ये सब, ऐसे तो वहां से इतनी दूर के में क्या चल रहा है उनको क्या पता होगा, तो पंडित पद्मदेव और यशवंत सिंह परमार ने जब उनको बताया तो उन्होंने क्या किया, हिमाचल प्रदेश में, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी हिमालयन प्रांत की, जो कि वॉज सेटअप बाय HHSRC, हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ने जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई, जिसकी अप्रूवल किसको मिली, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, शिमला से जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस से आपकी अप्रूवल मिली। और यहाँ पे हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी सेंटर की सहमति से, जिसको हेड किसने किया, शिवानंद रमोल। याद रखना, ये रमोल कहाँ के थे, सिरमौर के। इन्होंने जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो हेड की, याद रखना। फरवरी 1948 को जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, और जिसके हेड बने शिवानंद रमोल। फिर अल्टीमेटम दे दिया गया, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो बन गई, अब बोला कि अब हम अल्टीमेटम देंगे सारे राजाओं को कि तुम जो है तुम भी इंडिया में मिलो। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया और एक डेट सिलेक्ट की सबने, क्या, 2 मार्च 1948। 2 मार्च 1948 जो है वो डिसाइड किया गया कि हम सारे रूलर्स को जो है वो बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनको मनाएंगे कि तुम सारे के सारे जो है वो इंडिया में शामिल होने को तैयार हो। जो हुआ भी, 2 मार्च 1948 को मीटिंग बुलाई गई, जहां को, और उन प्रिंसली स्टेट्स को लेड किसने किया था, जोगिंदर सेन ऑफ मंडी। याद रखना ये वाला पॉइंट, कि ये सारे राजा जो अगेंस्ट थे इनको जो है बुलाया गया कि 2 मार्च 1948 को तुम आओ। जोगिंदर सिंह ने, सेन ने इसका नेतृत्व किया, और फिर इन्होंने एग्रीमेंट ड्रॉ कर दिया कि ठीक है, हम जो है इंडिया का पार्ट बनने को तैयार है और हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। तो 8 मार्च 1948 को इन्होंने साइन कर दिया। फिर आपका हिमाचल बन गया, और हिमाचल जब बना तो क्या बना, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जब बना तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन दी गई, ये क्या बना, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। डेट क्या थी मैम, कब बना ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस? हाँ,
तो 8 मार्च 1948 को जब सबने साइन कर दिया, सब प्रिंसली स्टेट मान गए अपने हिमाचल का पार्ट बनने को, तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया, जिसमें 26 शिमला हिल स्टेट्स जुड़ी और 3 पंजाब हिल स्टेट सिरमौर, चंबा, सुकेत 15 अप्रैल 1948 को जुड़े, और मंडी भी इसमें बाद में ऐड हुआ 1 मई 1948 को। क्लियर? ठीक है। इसके बाद 30 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट। अब नाम देख लो। अब मैंने जब आपको सनद बताए थे कि बुशहर के अंदर खनेती और देलत है, क्योंठल के अंदर, अब वो चीज यहाँ पे काम आएगी। चंबा, मंडी और सुकेत एज इट इज ऐड हुए। बुशहर में जो खनेती और देलत थे वो प्रिंसली स्टेट, क्योंठल की जो ट्रिब्यूटरीज थी वो बगाल, भगाट और ये जुब्बल की सारी दे रखे जो जुब्बल की ट्रिब्यूटरीज थी। तो कुल मिला के कितनी हुई? 30 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स को ऐड किया गया और इनको जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। ठीक है, ये मतलब ये रख लो, जुब्बल, जुब्बल हो गया, क्योंठल हो गया, बुशहर हो गया, ये सारे किस में आ गए? आपके महासू वाले एरिया में। हाँ, तो चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। और उस टाइम पे एरिया हिमाचल का बना 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब चीफ कमिश्नर प्रोविंस जब बना 4 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ के, तो उस टाइम पे हिमाचल का एरिया इतना था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना ही करें। अब ना एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री बची है। चलो कर लेते हैं यार, कंप्लीट ही कर लेते हैं आज। कब तक वो करते रहोगे? बस एक दिन बैठ के रिवाइज कर लेना पेपर से पहले। ठीक है, चीफ कमिश्नर, अब डाटा है ये, डाटा देखो। चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना 15 अप्रैल 1948 को। फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन बना? एनसी मेहता। और डेप्यूटी कौन बने? फेडरल मून। फिर 30 सितंबर 1948 को जो है एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी, जो आपके चीफ कमिश्नर को हेल्प करेगी, एडवाइस देगी मैटर्स पे, जिसमें 3 प्रिंसली स्टेट्स के रूल, जो पहले प्रिंसली स्टेट्स थी अब तो नहीं रही, तो उनमें से 3 अर्शवाइल रूलर जो थे उनको जोड़ा गया और 6 रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है इसका एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाया गया। 6 रिप्रेजेंटेटिव थे जो थे यशवंत सिंह परमार, लीलावती, अवतार चंद मेहता, स्वामी पूर्णानंद, पदम देव और शिवचरण। ये मैंने ट्रिक बना रखी है, परमात्मा की लीला तो देखो, पूर्ण अवतार में दिखते हैं शिव देवता। ये सारी जो है ये 6 रिप्रेजेंटेटिव्स के नेम है। ट्राई करना, इसको लर्न कर लो। आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है पेपर में, बट इनकेस आ जाए तो। अब जो थे लोगों को ना ये मिसरूल पसंद ही नहीं आ रहा था। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे? मिसरूल कर रहे थे। ये ढंग से जो है काम कर ही नहीं रहे थे। लोगों ने इतने मूवमेंट्स किए, लोगों ने रूलर्स को करके लोगों के पास पावर आई, लोगों ने इनको मतलब चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, फिर भी जो इनके हेड थे वो ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन चला ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे अब इस टाइम पे क्या हो रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपरेशन चल रही थी। पता है ना सबको, 1947 के बाद जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने की वो शुरू हो गई थी प्रोसेस। तो उस टाइम पे आपके जो हिमाचल से रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन थे? यशवंत सिंह परमार। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 को, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो हिमाचल जो है वो पार्ट सी का स्टेट बन गया। आई होप आप सभी को पता हो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हुआ था तो आपके स्टेट्स को, जितने भी एरिया थे उनको 4 भागों में तोड़ा था, ए बी सी डी। तो उस टाइम पे आपका हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस और बिलासपुर अलग से था। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को हिमाचल जो था वो पार्ट सी का स्टेट बन गया। पर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ, वही मिसरूल चल रहा है। फेडरल मून जो थे वो इस टाइम जो है वो ऑटोक्रेटिक रूलर बन चुके थे, लोगों की बात ही नहीं सुनते थे, अपना ही चलाया हुआ था। तो इस टाइम पे जो एडवाइजरी काउंसिल जो 30 सितंबर को बनी थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया और एंटी चीफ कमिश्नर डे जो है वो मनाया गया। फेडरल मून भी हट गए, उनकी जगह भगवान सहाय जो थे वो आपके चीफ कमिश्नर बने। स्ट्रगल चला, लोगों ने फिर से स्ट्रगल चालू किया। अब उनको थी डेमोक्रेटाइजेशन की जाए गवर्नमेंट की। पहले वो आपकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते थे, अब वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को भी डेमोक्रेटाइज किया जाए। फिर आपके एक्ट पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट 17 सितंबर 1951 में, जहां पे बात की गई कि हमारे को जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाए लिमिटेड करेक्टर की। एक्ट पास हुआ और ये बोला गया कि अब यहाँ पे विधानसभा हो सकती है और यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए इस पार्ट सी के अंदर? 36 सीटों पे।
36 मेंबर्स की विधानसभा थी। इलेक्शंस हुए नवंबर 1951 को, और यहाँ पे जो है आपके यशवंत सिंह परमार जो है वो आपके पहले चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, याद रखना यशवंत सिंह परमार जो है उन्होंने पहली बारी कब कब आपका वो सारा कार्यभार संभाला, 24 मार्च 1951 को। और दूसरे जो दो थे अदर मेंबर्स, याद रखना तीन बारी यशवंत सिंह परमार बने थे, और तीनों बारी जो इनके अदर मेंबर्स थे वो अलग अलग थे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। पहली बारी जब 24 मार्च 1951 को ये बने थे तो उस टाइम पे अदर रूलर्स कौन थे, पंडित पदम देव और गौरी शंकर। 1 मार्च 1957 मतलब 24 मार्च 1951 से पहले ही 1 मार्च 1951 में जो है जब पार्ट सी का आपका एक्ट पास किया गया, चीफ कमिश्नर से हटा के क्या बना दिए गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो आपके पंडित ये यशवंत सिंह परमार तो 24 मार्च को बने, पर उससे पहले ही आपके जो क्या था, आपके ये जो है 1 मार्च को जो है वो चीफ कमिश्नर से बना के लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिए गए। और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे, हिम्मत सिंह जी। ठीक है, बट यहाँ पे हुआ क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया, साथ में आपके चीफ मिनिस्टर भी बना दिया, बट यहाँ पे क्या किया, सारी पावर जो दे दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी क्या होगी, डिग्रेड होगी। साथ ही में 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर भी आपका इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, बिलासपुर जो है वो 5th डिस्ट्रिक्ट बनी। अब अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड याद हो, अब जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना स्टेट्स बननी शुरू हो गई थी इंडिया पे, मतलब चालू हो गया था काम। आंध्र प्रदेश में जो है वो मूवमेंट चल रहा था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो आपने कमीशंस पढ़ी होगी, बहुत सारी थी। फिर वहां पे क्या हुआ, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब आई थी, उन्होंने एंड में ये बोल दिया था कि पार्ट सी मतलब इसी के तहत जो है वो आपके जो क्लासिफिकेशन थी ना ABCD उसको हटाया जाए, और हटा भी दिया गया था। तो अब पार्ट सी बनने के बाद हिमाचल क्या बना, यूनियन टेरिटरी। हाँ ठीक है, तो पार्ट सी जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी बना। तो यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को हिमाचल बना यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और अब यूनियन टेरिटरी के साथ साथ जो है यहाँ पे इनको जो है टेरिटोरियल काउंसिल प्रोवाइड की, टेरिटोरियल काउंसिल प्रोवाइड की, मतलब यूनियन टेरिटरी तो होगी, साथ में जो है यहाँ पे जो है कोई इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे जो आपके यहाँ पे रूल करेंगे। वैसे ही टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट जो है वो पास किया गया 1956 को, जहां पे बोला गया कि इस टेरिटोरियल काउंसिल के कितने मेंबर्स होंगे, 40, और 2 होंगे नॉमिनेटेड। इसके इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए 1957 में, मई जून में, और फिर 15 अगस्त 1957 को टेरिटोरियल काउंसिल बनके तैयार होगी, जिसके हेड थे करम सिंह ठाकुर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है आपने चीफ मिनिस्टर वगैरह के साथ कंपेयर नहीं करना है। यूनियन टेरिटरी बनने के साथ जो है एक टेरिटोरियल काउंसिल प्रोवाइड करेगी आपकी यूनियन टेरिटरी को रन करने के लिए, जिसको हेड किया किसने, करम सिंह ठाकुर ने। समझ आया? तो यहाँ पे वही चलता रहा, फिर वही ये अब नहीं चाहते थे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ ना कुछ हो रहा था स्टेट में, मतलब यूनियन टेरिटरी में, तो यशवंत सिंह ने फाइनली ये बोला कि अब जो है हम क्या करेंगे, हाई कमांड के पास पावर लेके बात लेके जाएंगे कि हमारे को डेमोक्रेटिक रूल प्रोवाइड कराया जाए। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, 1 मई 1960 में महासू को भी आपके महासू को तोड़ के जो है वो किन्नौर बना दिया गया, चीनी तहसील और 14 विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील डाल के। फिर यहाँ पे है कमेटी रिपोर्टेड इन जून 1962, ये कमेटी थी अशोक के सेन कमेटी। अशोक के सेन कमेटी जो है वो बिठाई गई ताकि यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है लोग डिमांड कर रहे हैं उसकी डिमांड्स को कुछ किया जाए। तो इस कमेटी ने रिपोर्ट किया 1962 में, और इन्होंने बोला कि और पावर्स जो है वो टेरिटोरियल काउंसिल को देनी जाए। पहले उनको ऐसे था कि टेरिटोरियल काउंसिल के पास कम पावर है, लोग जो है और डिमांड कर रहे हैं, तो इसने बोला कि और पावर देनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई HP मणिपुर और त्रिपुरा की यूनियन टेरिटरीज को, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमें जो है फुल फ्लेज्ड लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए। मतलब आज की डेट में भी कुछ यूनियन टेरिटरीज है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, पता है ना आपको। तो वैसे ही हिमाचल में भी यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही थी जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली की होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही डिमांड चली रही। फिर एंड में जो है गवर्नमेंट ने यही डिसाइड किया गया कि ठीक है, हम जो है टेरिटोरियल काउंसिल के इलेक्शंस कराएंगे, और मतलब अब जो टेरिटोरियल काउंसिल होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, विधानसभा में। मतलब टेरिटोरियल काउंसिल से अब बदल के क्या होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हुई। और यहाँ पे
14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 और गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 के तहत जो है टेरिटोरियल काउंसिल को बदल के विधानसभा में बदल दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये ईयर 1962। अब फिर से इलेक्शंस कराए गए और अब जो है यशवंत सिंह परमार दूसरी बारी आपके जो है यहाँ पे जो है मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 1 जुलाई 1963 को ये स्वॉर्न इन करते हैं। अब इनके साथ जो मेंबर थे वो करम सिंह और हरिदास थे। ठीक है, फिर रीऑर्गेनाइजेशन होती है। आप सभी को पता है पंजाब जो है, हिमाचल तो है 8th बना था, उससे पहले जो था पंजाब जो था वो हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी में टूटा था। तो पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन की बात चली हुई थी। जे.सी. शाह कमीशन बैठी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें ये रिकमेंडेशन थी कि पंजाब जो है वो पंजाब और हरियाणा में टूटेगी और कुछ पार्ट्स को जो है पंजाब हिल स्टेट को किसको दे दिया जाएगा, हिमाचल को दे दिया जाएगा। और 1 नवंबर 1966 को आपके पास 4 पंजाब हिल स्टेट जो थी कांगड़ा, कुल्लू, शिमला एंड लाहौल स्पीति, ये आपके हिमाचल में ऐड हुए। फिर आपका जाके जो आज का एरिया है 55673 स्क्वायर किलोमीटर, 673 स्क्वायर किलोमीटर, वो एरिया जो है वो बना। पॉपुलेशन यहाँ पे दे रखी है, इसको रट लेना 2812,463। फिर इलेक्शंस फिर से कंडक्ट कराए गए क्योंकि अब इसमें एड ऑन होगी थी। अब तीसरी बारी यशवंत सिंह परमार जो है मार्च 14, 1967 को जो है चीफ मिनिस्टर बने। अब इनके साथ कौन थे, लालचंद परार्थी और चौधरी हरिराम जो थे, इनके जो थे क्या थे, मेंबर्स थे इनके साथ। ठीक है, अब जो है डिसाइड हुआ, स्टेटहुड की बात चली, नेगोशिएटिंग कमेटी बैठी। फिर यहाँ पे जो है इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया 24 जनवरी 1968 को। नेगोशिएटिंग कमेटी के जो हेड थे वो तपिंदर सिंह थे। ग्रांट ऑफ स्टेटहुड का जो बिल है वो किया गया पास 31 जुलाई 1970 को। एचपी स्टेट एक्ट जो है वो पास किया गया 18 दिसंबर 1970 को और 25 जनवरी 1971 को आकर हिमाचल जो है वो 18th स्टेट बनी। ये लास्ट के जो ये मैंने 3 बताए, 31 जुलाई 1970 को आपका बिल पास हुआ, दिसंबर 18 को आपका एक्ट पास हुआ और स्टेट किस दिन बनी, 25 जनवरी 1971। ये तीनों की तीनों डेट्स याद कर लेना। ये आपका चैप्टर था फ्रीडम स्ट्रगल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। थोड़ा बहुत बीच में मुझे नहीं लगता मैंने पूरा एक गो में ही बोला है, थोड़ा बहुत अभी आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे कि थोड़ा बहुत एरर दिखेगा, बट साथ में नोट्स खोल लेना मैम आराम से। अब 2 घंटे की 1.5 आवर की ये क्लास हो गई है, अब आराम से बैठ के इसको रिवाइज करो और ट्राई करना कि इन्हीं 2 घंटों के अंदर अंदर इन 2 चैप्टर्स को कवर कर लेना, आराम से समझ आ जाएंगे। ईयर्स याद रखना, ठीक है।